हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं 4 राइटर पर क्रिटिकल कमेंट। किस किस राइटर ने 4 राइटर पर क्रिटिकल कमेंट किए हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको स्किप करते हैं। अभी हम पहले क्वेश्चन करेंगे, देन पीडीएफ के बारे में बताऊंगी मैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन पे। इसमें हमने जैसे हमने कोट किया था ना, अभी कुछ दिन पहले मैंने कोट कराया था 4 राइटर पे, वो उनके प्लेस वगैरह से कोटेशन थे। आज भी ये आपका 4 राइटर पे ही होगा, बट ये क्या होगा कि क्रिटिकल कमेंट होगा कि किस किस राइटर ने क्रिटिकल कमेंट किए हैं। जैसे शेक्सपियर पे किसने किया है, वर्ड्सवर्थ पे किसने किया है। ठीक है, एक वीडियो में। लेकिन थोड़ा सा ये टफ रहेंगे, टफ पोर्सन है, क्योंकि जो बार बार आए हैं वो मैंने नहीं लिए हैं। जो टफ पोर्सन है, जो थोड़ा डीप है, वो मैंने लिया है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिया है। आप अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा कितना आपने स्कोर किया है। तो जल्दी जल्दी हम चलेंगे, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहीं पे करूँगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, हमें 100+ है तो वो करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर एज माइल्ड माइंडेड। मतलब किसने शेक्सपियर को माइल्ड माइंडेड शेक्सपियर कहा है, किसने डिस्क्राइब किया है, ये बताना है। मैथ्यू अर्नोल्ड है, विलियम वर्ड्सवर्थ है, सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, जॉन ड्राइडन है। किसने बताया है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे हमारे? राइट आंसर माइल्ड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा है? तो हमारे यहाँ पे सैमुअल टेलर कॉलरिज करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हिज सोनेट शेक्सपियर व्हाट क्वालिटी ऑफ शेक्सपियर डज मैथ्यू अर्नोल्ड हाईलाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अपने सोनेट शेक्सपियर में, इनके एक सोनेट है ना मैथ्यू अर्नोल्ड की शेक्सपियर, उसमें उन्होंने द क्वालिटी ऑफ शेक्सपियर डज मैथ्यू अर्नोल्ड हाईलाइट। तो इसमें बताना है कि मैथ्यू अर्नोल्ड के शेक्सपियर में जो टाइटल है, जो टाइटल पोयम में शेक्सपियर के बारे में कौन सी क्वालिटी उन्होंने हाईलाइट की है। ठीक है, इनकी पोयम है ना मैथ्यू अर्नोल्ड की शेक्सपियर जो सोनेट है, और इन्होंने शेक्सपियर की कौन सी क्वालिटीज़ को हाईलाइट किया है ये बताना है। हिज कनेक्शन टू द नेचर, हिज फ्रीडम फ्रॉम क्वेश्चनिंग एंड सरपासिंग नॉलेज, हिज कॉमिक विट एंड बम्बास्ट, हिज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि 100+ क्वेश्चन करना है, इस वजह से इस वीडियो में उतनी एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, बस क्वेश्चन फॉर्म में है, जल्दी से हम इसको करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड का कहना ये है कि इन्होंने कहा है कि हिज फ्रीडम फ्रॉम क्वेश्चनिंग एंड सरपासिंग नॉलेज, ये इन्होंने इनकी क्वालिटी को हाईलाइट किया है। मतलब जो ज्ञान को न केवल सवाल करता हो बल्कि उसे पार भी करता है। अर्नोल्ड का कहना ये था कि शेक्सपियर में ऐसी ग्रेटनेस है ना, ऐसी मानता है जो किसी भी दार्शनिक या साहित्यिक प्रश्न के ऊपर थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। मतलब उनकी जो राइटिंग थी ना शेक्सपियर की, वो राइटिंग इतनी गहन थी कि इन सवालों से परे था जो इस दुनिया के तत्कालिक विचारों से बंधे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच राइटर रेफर्ड टू शेक्सपियर एज नेचर्स डार्लिंग। तो नेचर डार्लिंग के रूप में शेक्सपियर का उल्लेख करने वाला राइटर कौन है ये बताना है। थॉमस ग्रे है, जॉन ड्राइडन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, रॉबर्ट ग्रीन है। तो कौन है ये बताना है जो इन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा है, नेचर्स डार्लिंग के रूप में रेफर किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एक सिमली है, थॉमस ग्रे ने कहा है। ठीक है, थॉमस ग्रे ने शेक्सपियर को ये एक टाइटल दिया था। उनका मानना था कि शेक्सपियर जो है वो नेचर के सच्चे प्यारे थे। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लेंदी हो जाएगी। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर्स वर्क्स एज समटाइम्स फ्लैट एंड बम्बास्टिक एट ऑलवेज ग्रेट। जॉन ऑब्रे हैं, ड्राइडन हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, रॉबर्ट ग्रीन है। यहाँ पे बताना है कि शेक्सपियर की राइटिंग की आलोचना करने वाले लेखक जिन्होंने शेक्सपियर के कुछ वर्क को फ्लैट और बम्बास्टिक कहा है लेकिन फिर भी उन्हें महान माना, वो कौन थे? मतलब यहाँ पे इन्होंने शेक्सपियर के वर्क को क्या कहा, कभी कभी उनको लगता था कि शेक्सपियर का वर्क क्या है, फ्लैट उनको लगता है, बम्बास्टिक लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने शेक्सपियर के वर्क को ग्रेट माना, शेक्सपियर को भी ग्रेट माना। ऐसे राइटर कौन है? तो ऐसे राइटर कौन है? जॉन ड्राइडन है। ये याद रखना है, जॉन ड्राइडन ही थे जिन्होंने शेक्सपियर के कुछ वर्क को फ्लैट और बम्बास्टिक कहा। बम्बास्टिक मतलब फ्लैट, बम्बास्टिक मतलब उबाऊ, जो बहुत दिखावटी लगता है, बहुत उबाऊ लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने शेक्सपियर को महान लेखक माना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रेफर टू शेक्सपियर एज द वेरी जेनस ऑफ पोएट्स। तो शेक्सपियर को किसने द वेरी जेनस ऑफ पोएट्स के रूप में रेफर किया है? ऑब्रे है, ड्राइडन है, ग्रे है, टेलर कॉलरिज है। किसने किया है ये बताना है। मतलब शेक्सपियर को द वेरी जेनस ऑफ पोएट्स के रूप में कहा है। जेनस यहाँ पे जो वर्ड यहाँ पे इन्होंने टाइटल दिया है, जेनस एक रोमानी देवता था जिसे द्वार और परिवर्तन का देवता माना जाता था। मतलब द्वार और परिवर्तन का देवता माना जाता था। तो ये ड्राइडन है। ठीक है, इन्होंने ही शेक्सपियर को कहा है। ड्राइडन का ये कहना था कि शेक्सपियर की राइटिंग में ना हमें दोहरे पहलू दिखते हैं।
यानी कि एक ओर जीवन की सुंदरता और खुशी को व्यक्त करते हैं वो अपने प्ले में, और दूसरी ओर जीवन के दुख और संघर्षों को भी दिखाते हैं अपने प्ले में। इसलिए इन्होंने शेक्सपियर की राइटिंग में दो पहलू है, मतलब शेक्सपियर की राइटिंग में इनको मिलता है, दो पहलू दिखता है, इसलिए इन्होंने क्या कहा है, जेनस ऑफ पोएट्स कहा है। ठीक है, क्योंकि जेनस के भी दो चेहरे होते थे। जो जेनस थे ना वो रोमानी देवता थे, उनके भी दो चेहरे होते हैं, तो इस वजह से उन्होंने वहाँ से कंपैरिजन किया है शेक्सपियर के प्ले को। विच ऑथर मेड द क्लेम दैट नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ जनरल नेचर। तो किस ऑथर ने ये क्लेम किया है, बताना है हमें कि किस ऑथर ने, ये किस ऑथर का मतलब स्टेटमेंट है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, रॉबर्ट ग्रीन है, जॉन ड्राइडन है, थॉमस ग्रे है। तो ये भी इन्होंने शेक्सपियर के लिए ही कहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का है। ठीक है, ये याद रखना है। इनका कहना था कि कोई भी जो लिटरेरी राइटिंग होती है वो लंबे समय तक पसंद किया जाता है अगर उसमें कोई नेचर या जीवन के सही चित्रण को दिखाए। मतलब कोई प्ले अगर है, प्ले को रियल लाइफ से जोड़ के अगर दिखाया जाए तो ज़्यादा रीडर उसको पसंद करते हैं, अदरवाइज वो उबाऊ लगती है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज एन एपिस्टार्ट क्रो एंड मॉक्ड हिज ब्लैंक वर्ड्स एबिलिटी। तो यहाँ पे बताना है कि मतलब एन एपिस्टार्ट क्रो कहकर शेक्सपियर की आलोचना करने वाले यानी कि क्रिटिसाइज करने वाले लेखक कौन थे। रॉबर्ट ग्रीन थे, ऑब्रे थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या ड्राइडन, बताना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, शेक्सपियर को एपिस्टार्ट क्रो कहा है, तो रॉबर्ट ग्रीन ने ही कहा है। इनका एक पैम्फलेट आया था, उस पैम्फलेट में इन्होंने कहा है ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विटे में। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, हु रिमार्क दैट विद द सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर। तो ये किसका रिमार्क है कि इस की से की मतलब सोनेट, जो शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, की मतलब सोनेट। इस सोनेट से शेक्सपियर ने क्या किया है, इस सोनेट से अपने दिल को खोल के रख दिया है। तो ये किसने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड, जॉन ऑब्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, विलियम वर्ड्सवर्थ। इस्कॉन नॉट द सोनेट इनकी एक पोयम है, इसी पोयम में इन्होंने ये लाइन कही है शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट मेटाफर डिड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन यूज टू क्रिटिसाइज सेलेक्टिव कोटेशंस ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के जो सिलेक्टेड कोटेशन की क्रिटिसाइज करते हुए कौन सा मेटाफर यूज़ किया है, यानी कि जो सेलेक्टिव कोटेशन है उसमें इन्होंने क्रिटिसाइज किया है और उसमें कौन सा मेटाफर यूज़ किया है। अ जेनस ऑफ पोएट्स मेटाफर, कि ब्रिक इन पॉकेट एज अ स्पेसिमेन मेटाफर, कि नेचर डार्लिंग लेड इन ग्रीन लैप, या फ्लैट एंड इंसिपिड विट मेटाफर। तो याद रखना है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के जो सिलेक्टिव कोटेशन की आलोचना करते हुए उन्हें क्या कहा है, अ ब्रिक इन पॉकेट्स एज अ स्पेसिमेन मेटाफर, इसका यूज़ इन्होंने किया है, यानी कि एक नमूने के रूप में जेब में रखे हुए ईंट, इस मेटाफर का इन्होंने यूज़ किया है। उनका कहना ये था कि शेक्सपियर के जो कोटेशन का चयन है ना, अक्सर बिना रेफरेंस के किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बिना किसी उद्देश्य के एक ईंट को अपने जेब में रखे, उसी तरह उनका कोटेशन भी है, कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता उनके कोटेशन का। नेक्स्ट वन पे आएंगे, who remarked that love is only one of many passions and it has no great influence upon the sum of life। तो ये किसका रिमार्क है, love is only one of many passions and it has no great influence upon the sum of life। ये किसका कोटेशन है, अच्छा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, एक मिनट, हाँ इतना है, चलिए। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, ड्राइडन का, बेन जॉनसन का या रॉबर्ट ग्रीन का, ये बताना है ये किसका रिमार्क है। तो याद रखना है ये भी जो रिमार्क है ना, इस स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि जो प्रेम है, जो लव है केवल मनुष्य के अनेक भावनाओं में से एक है और इसका जीवन के संपूर्ण सार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा किसने कहा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। मतलब इनका कहना है जो शेक्सपियर है ना, वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि शेक्सपियर ने लव को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, प्रेम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, बल्कि वो जो इंसान के अंदर जो अलग अलग इमोशंस है ना, उसको भी बराबरी अपने प्ले में उन्होंने पोर्ट्रे किया है। ज़रूरी नहीं सिर्फ लव पे फोकस किया हो, हर इमोशन को उन्होंने दिखाया है शेक्सपियर ने। नेक्स्ट पे आएंगे, विच स्टेटमेंट बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हाईलाइट शेक्सपियर्स एबिलिटी टू ब्लेंड लॉफ्टर एंड सॉरो इन वन कंपोजिशन। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि ये बताना है, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ही स्टेटमेंट है। ठीक है, बताना है यहाँ पे, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का स्टेटमेंट है। इसमें बताया गया कि इस स्टेटमेंट में शेक्सपियर की कौन सी एबिलिटी की प्रशंसा की गई है। ठीक है,
बताना है। दाउ हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, नथिंग कैन प्लीज मेरी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर्स। शेक्सपियर हैज़ यूनाइटेड द पावर्स ऑफ एक्साइटिंग लाफ्टर एंड शॉरो नॉट ओनली वन माइंड बट इन वन कंपोजिशन। और डी भी देख लेते हैं। लव इज़ ओनली वन ऑफ मेनी पैशंस, बताना है यहाँ पे। तो इसमें शेक्सपियर इस स्टेटमेंट में किस गुण की प्रशंसा की गई है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, मतलब जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि जो मतलब शेक्सपियर की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एबिलिटी की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो क्या करते हैं, एक प्ले में कॉमेडी भी और जो पिटी है, जो दया है, दोनों को इतनी सुंदरता से जोड़ सकते हैं कि जो ऑडियंस है वो हंस भी सकते हैं इनके प्ले को पढ़ के, उनको हंसी भी आती है और आंसू, दोनों का अनुभव एक साथ ऑडियंस कर सकता है इनके प्ले को पढ़ते हैं। शेक्सपियर के अंदर ये एबिलिटी थी कि वो हास्य और करुणा दोनों को इतनी सुंदरता से जोड़ सकते थे कि जो दर्शक होते थे, जो ऑडियंस होते थे, वो हंसी और आंसू दोनों को एक साथ अनुभव कर पाते थे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शेक्सपियर हैज़ यूनाइटेड पावर्स ऑफ एक्साइटिंग लाफ्टर एंड सॉरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट आपका जो कोटेशन है, व्हाट मेटाफर डिड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन यूज टू डिस्क्राइब शेक्सपियर्स फॉन्डनेस फॉर क्विबल्स। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर की क्विबल्स यानी शब्दों का खेल, क्विबल्स मतलब क्या होता है, शब्दों का खेल यानी कि पन को लेकर डॉक्टर जॉनसन ने कौन सा मेटाफर यूज़ किया है, ठीक है। क्योंकि शेक्सपियर को बहुत पसंद था क्विबल्स यानी कि पन, बहुत पसंद था, तो इसको लेकर डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कौन सा मेटाफर का यूज़ किया है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलुमिनस स्वीपर लीडिंग इनटू द मायर, ये इन्होंने कहा है, अलुमिनस स्वीपर लीडिंग इनटू द मायर। डॉक्टर जॉनसन ने ये मेटाफर यूज़ किया, ये दिखाया कि शेक्सपियर कभी कभी बहुत गाउडी हो जाते हैं, बहुत आकर्षक ढंग से शुरुआत करते हैं, लेकिन इवेंचुअली वो एकदम अर्थहीनता की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, व्हाट डू वी टॉलरेट इन शेक्सपियर दैट वी वुड लॉथ इन अदर्स। बताना है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर में हम क्या सहन कर लेते हैं, जो अगर कोई दूसरा राइटर में हो तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन शेक्सपियर में उस चीज़ को हम स्वीकार कर लेते हैं। क्या चीज़ है वो, उनकी बम्बास्टिक स्टाइल को हम स्वीकार करते हैं कि हिज डिफॉर्मिटीज़ अलॉन्ग साइड हिज ग्रेसेस, कि हिज फ्लैट एंड इंसिपिड विट, कि हिज क्विबल्स एंड पंस, ये बताना है। इनका कहना है कि अगर दूसरे राइटर में वही चीज़ हो तो हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन शेक्सपियर का वो भी हम स्वीकार कर लेते हैं। क्या चीज़ है वो शेक्सपियर की, ये बताना है। तो डॉक्टर जॉनसन का मानना था कि शेक्सपियर में हम उनकी डिफॉर्मिटीज़ मतलब होता है कमियां, हम उनकी कमियों को भी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी महानताएं, उनकी विशिष्टताएं उन पर भारी हैं, उनकी कमियां पर। तो जो कोई राइटर, अगर राइटर हो चाहे इंसानी हो, अगर वो महान है, अच्छा पढ़ा रहा है, चाहे टीचर में ही आ जाओ, अच्छा पढ़ा रहा है, तो अगर वो दो गलती भी कर देता है तो मतलब जो रीडर होते हैं वो क्या करते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। तो उसी तरह शेक्सपियर को भी हम जैसे रीडर पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वो महान है, विशिष्ट हैं, तो उनकी जो थोड़ी बहुत कमियां भी हैं उनकी राइटिंग में, हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने कहा है। हु रोट द फॉलोइंग अबाउट शेक्सपियर, नॉट एन ऑन हिज पिक्चर बट हिज बुक। ठीक है, ये किसने शेक्सपियर के बारे में लिखा है, नॉट ऑन हिज पिक्चर्स बट हिज बुक, किसने लिखा है, ये किसने टिप्पणी की है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉन ड्राइडन है कि बेन जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है कि रॉबर्ट ग्रीन है। तो ये जो लाइन है ना, नॉट ऑन हिज पिक्चर बट हिज बुक्स, ये जो लाइन है, ये लाइन आपकी मिलती है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलबेड, बेन जॉनसन की ये लाइन है, याद रखना है, ठीक है। इनका एक वो वर्क नहीं है जहाँ उन्होंने बोला था स्वीट सॉन ऑफ एवॉन, बहुत सारी लाइनें हैं, शेक्सपियर वॉज नॉट, वो सारी लाइनें इसी में मिलती हैं। तो ये भी लाइनें आती हैं, इसको भी याद कर लेना है, नॉट ऑन हिज पिक्चर्स बट हिज बुक। मतलब बेन जॉनसन यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में कह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि शेक्सपियर की जो सच्ची पहचान है वो उनके चित्रों या बाहरी रूप से नहीं करनी चाहिए, उनकी शक्ल देख के या बाहरी रूप से नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके, अगर उनकी पहचान करना है ना तो उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी राइटिंग में देखो, उनकी पहचान है असली। नेक्स्ट पे आएंगे, हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोल ऑफ द एज। देखिए ये भी बेन जॉनसन का ही है, ठीक है, बेन जॉनसन का ही है, और ये भी इन्होंने कहाँ लिखा है, सोल ऑफ द एज, ये भी उन्होंने उसी में कहा है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलबेड मिस्टर विलियम शेक्सपियर, ये भी लाइनें उसी में है और ऊपर वाली लाइनें भी यहीं पे मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो पता ही होगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। हु रोट दाउ हैड्स स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, तो ये किसने कहा, ये भी उसी वर्क की लाइन है, सारा उसी वर्क की लाइन एक साथ आ रहा है।
ये भी उसी वर्क की लाइन है, और ये भी किसने कहा है, बेन जॉनसन ने कहा है। तो ये भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ने रट ही लिया होगा। विच ऑथर क्लेम्ड ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, तो ये भी सभी को पता है, ये भी बेन जॉनसन ने ही कहा है। और बेन जॉनसन ने कहाँ कहा है, वहीं पे कहा है, टू द मतलब बिलबेड शेक्सपियर, ठीक है, टू द मेमोरी ऑफ माई बिलबेड द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, उसी में ये भी लिखा है। तो बेन जॉनसन ने, ये भी याद रखना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, वो किसी एक समय के, एक युग के, एक काल से रिलेटेड लेखक नहीं थे, बट फॉर ऑल टाइम, बल्कि वो सभी एज के लिए थे, क्योंकि उनकी जो राइटिंग है ना वो लिमिटेड को मतलब अनलिमिटेड हो गई है, यानी कि समय की सीमाओं से परे है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच फ्रेज रेफर्स टू शेक्सपियर एज स्वीट स्वान ऑफ एवान, तो कौन सा यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा फ्रेज शेक्सपियर को स्वीट सॉन ऑफ एवान के रूप में रेफर किया गया है, ये बताना है। मतलब ये जो सेंटेंस है ये शेक्सपियर के लिए किसने कहा है, ठीक है। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर में कहा है कि बेन जॉनसन टू द मेमोरी ऑफ माई बिलबेड में कहा है कि रॉबर्ट ग्रीन ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट में कहा है कि थॉमस ग्रे प्रोग्रेस ऑफ पोजी, किस में कहा है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बेन जॉनसन। तो ये भी करेक्ट है, ये भी सारा कुछ इसी प्ले की लाइन है, इन्होंने जो शेक्सपियर को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेड अबाउट शेक्सपियर, किसने शेक्सपियर के बारे में कहा है, ये भी देख लेते हैं। किसने शेक्सपियर के बारे में कहा कि व्हेन आई रेड शेक्सपियर, जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, आई एम स्ट्रक विद वंडर दैट सच ट्रिवियल पीपल शुड म्यूज एंड थंडर इन सच लवली लैंग्वेज। टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस, मिल्टन या अलेक्जेंडर पॉप, तो ये सभी को पता ही होगा। ट्रिवियल पीपल मतलब साधारण लोग, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब मैं शेक्सपियर को पढ़ता हूँ, उनके कैरेक्टर को देखता हूँ, उनके कैरेक्टर बहुत साधारण हैं, बहुत समान हैं, बहुत ट्रिवियल हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो बहुत गहरी और शक्तिशाली बात बोलते हैं, और वह भी बहुत अत्यंत मतलब बहुत अधिक, ये यूँ बोलो कि बहुत सुंदर भाषा में बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी टैलेंट की वो प्रशंसा कर रहे हैं, कौन, डी.एच. लॉरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच पोएट डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर एज फैंसी चाइल्ड एंड प्रेज्ड हिज नेटिव वुड नेटिव वाइल्ड, तो किस पोएट ने शेक्सपियर को डिस्क्राइब किया है फैंसी चाइल्ड के रूप में, एंड प्रेज्ड हिज, और उन्होंने प्रेज भी किया है नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड के रूप में। मिल्टन इन एल एलिग्रो की बेन जॉनसन टू द मेमोरी ऑफ माई बिलबेड, अलेक्जेंडर पॉप का इमिटेशन ऑफ होरेस की होरेस वॉलपोल इन अ लेटर, तो किस पोएट ने ऐसा कहा है ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा मिल्टन का एल एलिग्रो, ठीक है, मिल्टन इन एल एलिग्रो। इसमें इन्होंने फैंसी चाइल्ड कहा है ना, मिल्टन इसमें इन्होंने फैंसी चाइल्ड कहा है, फैंसी चाइल्ड मतलब कल्पना का पुत्र, और इसमें इन्होंने नेटिव वुड नोट्स वाइल्ड का मतलब है नेचर और मौलिक स्वरों की तरह स्वाभाविक लेखन शैली रखने वाला, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन द सोनेट ऑन शेक्सपियर व्हाट डज मिल्टन से शेक्सपियर डज नॉट नीड फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, तो इस सोनेट में, ये सोनेट है मिल्टन की ऑन शेक्सपियर, इसमें इन्होंने शेक्सपियर को क्या कहा है कि शेक्सपियर को उनके ऑनर्ड बोन्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑन शेक्सपियर जो सोनेट है, मिल्टन ने कहा कि शेक्सपियर को अपनी सम्मानित अस्थियों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किस चीज़ की ज़रूरी नहीं है, पाइल्स ऑफ बुक्स की, मोनूमेंट्स ऑफ स्टोन की, प्रेजेस ऑफ क्रिटिक्स की, ट्रिब्यूट्स फ्रॉम अदर पोएट्स की, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो ये तो हमने पढ़ा है ना, ये पढ़ा है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मोनूमेंट्स ऑफ स्टोन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके वर्क ही वो अपने आप में ही महान है, उन्हें किसी स्मारक की ज़रूरत नहीं है, उनकी अस्थियों को, उनकी हड्डियों को, क्योंकि वो अपने आप में ही वो महान है, ठीक है। यहाँ पे मिल्टन का भी मानना है कि शेक्सपियर की जो काव्य प्रतिभा वो इतनी महान है कि उन्हें किसी भौतिक स्मारक की आवश्यकता नहीं है, वो अमर है, उनकी राइटिंग अमर है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर एज द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, ये शेक्सपियर को किसने डिस्क्राइब किया है, द नियरेस्ट थिंग इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। लॉरेंस ओलिवर हैं, अलेक्जेंडर पॉप हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं, जॉन ड्राइडन है। मैं थोड़ा जल्दी चल रही हूँ ना आप लोग की वजह से, ताकि वीडियो लेंदी ना हो और फिर पढ़ भी लें। चलिए, तो यहाँ पे ये किसने कहा है बताना है। तो ये जो इनका मतलब है कि शेक्सपियर, मतलब जो कहने का मतलब है जो शेक्सपियर हैं वो सेम ईश्वर, यहाँ पे शेक्सपियर और ईश्वर की कंपैरिजन कर रहे हैं कि शेक्सपियर के पास ना ईश्वर की दृष्टि है, वो एकदम नज़दीक है ईश्वर के, कहने का मतलब ये है, ठीक है। चलिए, लॉरेंस ओलिवर ने कहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सजेस्टेड दैट शेक्सपियर ग्रीव इमॉर्टल इन हिज ओन डिस्पाइट,
ये किसने कहा है शेक्सपियर को? अलेक्जेंडर पॉप ने, बेन जॉनसन ने, मिल्टन ने, D.H. लॉरेंस ने। किसने कहा है कि इमॉर्टल इन हिज ओन डिस्पाइट? ये किसकी टिप्पणी है? ठीक है, ये थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि ये थोड़ा डीप है। कुछ आपने पढ़ा होगा, कुछ नहीं भी पढ़ा होगा, किसी को सब पता होगा, ऐसा नहीं, थोड़ा डीप है। बाकी तो हमने वो बार बार किया है ना, जो बार बार आता है एग्ज़ाम में आता है, तो वो मैं किसी दिन नेक्स्ट ले लूँगी, जो बार बार एग्ज़ाम में कोटेशन आती हैं। ये थोड़ा डीप था। तो यहाँ पे किसने कहा है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर पॉप का स्टेटमेंट है ये शेक्सपियर के लिए। ठीक है, यहाँ वो कह रहे हैं कि शेक्सपियर की जो अमरता, मतलब वो कह ये रहे हैं कि शेक्सपियर ने क्या किया है, अमरता प्राप्त कर लिया है, मतलब वो कभी अमर हो गए हैं। भले ही उन्होंने स्वयं ऐसा कोई उद्देश्य ना रखा हो, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिया है, ऐसी राइटिंग लिख दी है। भले ही उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं अमर हो जाऊंगा, ऐसा उन्होंने नहीं रखा होगा, लेकिन वो आज वो अपने राइटिंग की वजह से अमर हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर बाय सेइंग? किसने शेक्सपियर को ये कहते हुए क्रिटिसाइज किया है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्टेड। ठीक है, इनका कहना था कि शेक्सपियर भले ही एक महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, शेक्सपियर अनडाउटली वांटेड टेस्ट, लेकिन शेक्सपियर की राइटिंग में ना कमी थी, एक टेस्ट था, एक कमी थी। तो ये एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, क्रिटिसाइज था। किसने किया है? ड्राइडन, होरेस वॉलपॉल, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, T.S. इलियट। किसने किया है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? होरेस वॉलपॉल ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु सेड अबाउट शेक्सपियर? किसने शेक्सपियर के बारे में कहा? ही वॉज इंडीड ऑनेस्ट एंड ओपन एंड फ्री नेचर। किसने कहा है? किसने कहा था कि शेक्सपियर एक सच्चे और खुले और स्वाभाविक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति बताया, मतलब वो बहुत ही खुले, स्वाभाविक और सच्चे व्यक्ति थे, ऐसा किसने कहा है? उनके मानवीय गुण की तारीफ किसने किया है? बेन जॉनसन है, अलेक्जेंडर पॉप है, लॉरेंस ओलिवर है, होरेस वॉलपॉल है। तो कौन है ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर बेन जॉनसन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु कंपेयर्ड शेक्सपियर टू होमर एंड बेन जॉनसन टू वर्जिल? तो किसने शेक्सपियर की कंपैरिजन होमर से की है और बेन जॉनसन की कंपैरिजन वर्जिल से की है? किसने किया है ये बताना है। T.S. इलियट है, ड्राइडन है, मिल्टन है, सैमुअल जॉनसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। किसने किया है? ठीक है, इन्होंने क्या किया है? शेक्सपियर की तुलना किससे की है? होमर से की है। और मतलब जो आपके बेन जॉनसन है, इसकी तुलना किससे की है? वर्जिल से की है। इनको लगता था कि उन्होंने कहा कि जैसे होमर एपिक मौलिकता के लिए फेमस हैं, वैसे ही शेक्सपियर भी हैं, और वर्जिल की तरह जैसे कि एक शैली में लिखने वाले अपनी राइटिंग को बेन जॉनसन हैं। तो ये एक तुलना से ड्राइडन ने क्या किया? दोनों राइटर की गुणों को बताया है। तो ड्राइडन है, जॉन ड्राइडन। ठीक है, मतलब कहने का मतलब होमर जैसे एपिक के लिए फेमस है, वैसे ये भी अपने नाटक के लिए फेमस है राइटर शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच राइटर कॉल्ड मैकबेथ एज एंड कोरियोलेनस वन ऑफ शेक्सपियर्स मोस्ट अश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस एंड टर्म्ड हैमलेट एंड आर्टिस्टिक फेल्योर? तो किस राइटर ने मैकबेथ और कोरियोलेनस को आर्टिस्टिक सक्सेस कहा है और हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है? T.S. इलियट हैं, जॉन ड्राइडन हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हैं एंड बेन जॉनसन है। ऐसा किसने कहा है ये बताना है। ठीक है, किसने कहा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? T.S. इलियट ने कहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव की वजह से उनको लगता था ये दोनों में है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, लेकिन हैमलेट में हमें कहीं भी ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव देखने को नहीं मिलता, तो इस वजह से इन्होंने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा, बाकी मैकबेथ को आर्टिस्टिक सक्सेस और कोरियोलेनस को भी कहा। ध्यान देना है। हु सेड अबाउट? अच्छा, ये चीज़ें कहाँ इन्होंने कही थी T.S. इलियट ने? तो ये आप लोग बताएंगे अपने किस वर्क में इन्होंने कहा था और वो वर्क कब आया था, ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु सेड अबाउट शेक्सपियर वन नेम नेवर टू बी मेंशन विदाउट रेफरेंस? तो किसने शेक्सपियर के बारे में कहा है ये बताना है। अलेक्जेंडर पॉप है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, हैजलिट है, बेन जॉनसन है। तो किसने शेक्सपियर के बारे में कहा है कि एक नाम है जिसका हमेशा आदर और श्रद्धा के साथ लिया जाना चाहिए? एक नाम ऐसा है जिसका हमेशा जब भी नाम उनका लो तो श्रद्धा के साथ, आदर के साथ लिया जाना चाहिए, ऐसा किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके? मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथ्यू अर्नोल्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु रिमार्क दैट शेक्सपियर वॉज द लीस्ट ऑफ एन इगोटिस्ट दैट इट वॉज पॉसिबल टू बी? किसने शेक्सपियर को ये रिमार्क किया, किसने शेक्सपियर के ये टिप्पणी की है? वॉज द लीस्ट ऑफ एन इगोटिस्ट दैट इट वॉज पॉसिबल टू बी? मिल्टन, हैजलिट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, होरेस वॉलपॉल। होरेस वॉलपॉल किसने कहा है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पे कहना क्या था
ये कह रहे थे कि शेक्सपियर में क्या है, शेक्सपियर में ईगोटिस्ट नहीं है, मतलब उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। उन्होंने अपने राइटिंग में अपने विचार थोपे नहीं हैं, बल्कि अपने कैरेक्टर को लिबर्टी दी है कि वो अपने सोच, अपनी भावनाओं को, अपने वर्क को, अपने कार्यों को एकदम स्वयं अभिव्यक्त करें। यानी कि उनके अंदर ईगोटिस्ट नहीं था, हैज़लिट का कहना है ये कि उनके अंदर अहंकार नहीं था। उन्होंने अपने थॉट को ना अपने वर्क पे थोपा नहीं है, कैरेक्टर को फुल तरह लिबर्टी दी है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसिडर्ड शेक्सपियर द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी? जॉन कीट्स है, अलेक्जेंडर पॉप है, चार्ल्स लैम है, टी.एस. इलियट है। ये किसने कहा है? ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके? जॉन कीट्स करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए कौन जाने जाते हैं? जॉन कीट्स जाने जाते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कीट्स ने ही दिया था, जिसका मतलब है जब कोई व्यक्ति बिना किसी तर्क के, बिना किसी तथ्यात्मक उत्तर के कन्फ्यूज़न मतलब असमंजस में फंस जाए या फिर रहस्य को सहन कर सकता हो। ठीक है, तो ये कीट्स ने कहा था। इनका मानना था कि शेक्सपियर इसमें प्राइम एग्जाम्पल हैं नेगेटिव कैपेबिलिटी के। अब इसको अच्छे से समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन विच वर्क डिड हैज़लिट सेट? अपने किस वर्क में हैज़लिट कहते हैं इट इज़ वी हु आर हैमलेट? अपने किस वर्क में विलियम हैज़लिट कहते हैं कि इट इज़ वी हु आर हैमलेट? ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, एलिग्रो प्रीफेस टू शेक्सपियर। किस में कहते हैं ये बताना है हमें। ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब इस स्टेट में हैज़लिट क्या कहते हैं कि हैमलेट केवल एक नाटक कैरेक्टर है, एक नाटकीय कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वो हम सभी में बसता है। यानी कि उसका जो डाउट है, अगर हम देखते हैं हैमलेट को ना, तो प्ले में हैमलेट में क्या करता है? डाउट करता है, संदेह में रहता है, दुविधा में रहता है, आत्ममंथन करता रहता है, सोचता रहता है। तो ये ज़रूरी नहीं, वो तो बस एक नाटक का कैरेक्टर है, लेकिन ये सभी इंसानों की, हम जैसे इंसानों की कहानी बता रहा, हम जैसे, ऐसा लगता है कि हम जैसे इंसानों की इमोशन को दिखा रहा हो। तो यहाँ पर वही चीज़ ये कह रहे हैं कि हैमलेट केवल एक नाटकीय कैरेक्टर नहीं है, बल्कि हम सभी में बसता है। उसका जो संदेह है, उसकी जो दुविधा है, उसका जो आत्ममंथन, ये सब मनुष्य के अंदर का भाव है। तो कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज में ये कहते हैं, ये हैज़लिट का है, इसमें ये कहते हैं कि इट इज़ वी आर हु आर हैमलेट। ठीक है, मतलब जितने भी ह्यूमन, ये ह्यूमन गुण को दिखा रहा है हैमलेट। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हैमलेट में ही है, वो सारे इंसानों में, हम जैसे इंसानों में भी आता है। बहुत आत्ममंथन करेंगे, दुविधा में रहेंगे, ये सारी चीज़ें सारे इंसान के इमोशन को दिखा रहा है वो। Who said every single character in Shakespeare is as much an individual as those in life itself? किसने कहा है ये बताना है। तो टी.एस. इलियट है, एक मिनट, टी.एस. इलियट है, अलेक्जेंडर पॉप है, चार्ल्स लैम है, मैथ्यू अर्नोल्ड है। ये किसने कहा है बताना है हमें। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे पॉप का कहना है, अलेक्जेंडर पॉप है। ठीक है, अलेक्जेंडर पॉप है। तो इन्होंने शेक्सपियर को कहा है, इनका कहना था कि शेक्सपियर के हर कैरेक्टर इतने रियलिज्म लगते हैं, इतने सच्चे लगते हैं जैसे वो असली ज़िंदगी के व्यक्ति हों। वो कोई प्ले के कैरेक्टर नहीं हो, वो असली ज़िंदगी के कोई व्यक्ति हो, इतने रियलिज्म लगते हैं, यथार्थ लगते हैं। उनका हर एक कैरेक्टर एक अलग पहचान, मानसिकता और जीवन दर्शन लेकर आता है, ये कहना इनका था। हु कॉल्ड हैमलेट? हैमलेट को किसने मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा है? टी.एस. इलियट, हैज़लिट, जॉन ड्राइडन, लॉरेंस ओलिवर। तो किसने कहा है? ठीक है, आई होप कि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही हूँ, आप लोग अपना आंसर कर ले जा रहे होंगे। हु कॉल्ड हैमलेट मोनालिसा ऑफ लिटरेचर? तो किसने हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा है? तो हम सभी को पता है टी.एस. इलियट ने कहा है। ठीक है, किसने कहा है? टी.एस. इलियट ने कहा है। इन्होंने हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर क्यों कहा? क्योंकि जैसे मोनालिसा की जो मुस्कान है ना, वो रहस्य बनी हुई है, उसी तरह हैमलेट की जो भावनाएं हैं, उसके जो डिसीजन है, उसकी जो मानसिक स्थिति है, वो रीडर को और क्रिटिक को एकदम कन्फ्यूज़न में डाल के रखी है, असमंजस में डालती है। इसलिए इन्होंने हैमलेट को क्या कहा है? मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रिमार्क्ड अबाउट किंग लियर बट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड? तो किसने किंग लियर के बारे में कहा कि जो किंग लियर है ना, उसको एक्ट नहीं किया जा सकता, उसके अंदर एक इमोशन है। कौन कहता है? चार्ल्स लैम, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पॉप, रॉबर्ट ग्रीन। किसका कहना है? जो किंग लियर की जो गहराई है, जो भावनात्मक तीव्रता है, वो इतनी अधिक है कि उसे मंच पर पूरी तरह से स्टेज नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो किंग लियर है ना, ये पढ़ने के लायक है ना कि उसको एक्ट किया जाए। तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा हमारे चार्ल्स लैम ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु डिस्क्राइब इमोशन इन सिम्बलिन एज परहैप्स द मोस्ट टेंडर एंड मोस्ट हार्टलेस ऑफ ऑल शेक्सपियर्स वीमेन? ऐसा किसने कहा है? किसने इमोशन को डिस्क्राइब किया? इमोशन किस में आती है? सिम्बलिन में। तो किसने इमोशन को इस रूप में डिस्क्राइब किया है? हैज़लिट, कीट्स, रस्किन या टी.एस. इलियट? किसने कहा है?
किसने कहा इमोजन को? परहैप्स द मोस्ट टेंडर एंड मोस्ट हर्टलेस ऑफ ऑल शेक्सपियर विमेंस। तो हैजलिट को ऐसा लगता था, विलियम हैजलिट को, ठीक है। हैजलिट के अनुसार इमोजन में ना एक अनूठा मिश्रण है, मतलब कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? टेंडर और हार्टलेस का। एक साइड वो टेंडर भी है, बहुत विनम्र दिखाई देती है, कि ऐसा लगता है बहुत विनम्र कैरेक्टर है, और दूसरी टाइप वो क्या हो जाती है? हार्टलेस, यानी कि स्ट्रिक्ट हो जाती है। और ये जो कैरेक्टर है, ये जो दोनों क्वालिटी इसके अंदर दिखाई दे रही है कि एक ही समय में वो नर्म भी हो जा रही है और एक ही समय पे वो ठोस भी हो जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रेज़ कर रहा है वो, ठीक है, कि इस कैरेक्टर में मुझे देखने को मिलता है, शेक्सपियर के इस कैरेक्टर में, इमोजन में। हु असर्टेड दैट शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़। तो किसने कहा है शेक्सपियर के पास ओनली हीरोइंस हैं, कोई हीरो नहीं है? रस्किन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, ड्राइडन है, बेन जॉनसन है। किसने कहा है ये बताना है, ठीक है। तो ये सभी को पता है, जॉन रस्किन है, इसको समझाऊंगी नहीं। नेक्स्ट पे आएंगे, हु स्टेड। अच्छा, ये चीज़ याद रखना है, यहाँ तो आपने देख लिया ना, ये तो सभी को मतलब रटा रटाया होगा। शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज़, लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसका स्टेटमेंट है कि शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ बट ओनली ह्यूमन बीइंग्स। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसको भी ध्यान रखना है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है कि रस्किन की, हैजलिट की, चार्ल्स लैम ने कहा है, किसने कहा है? मतलब ये कहने का मतलब है कि शेक्सपियर के जो कैरेक्टर है ना, वो आदर्शवादी हीरो नहीं है, बल्कि एक साधारण इंसान है। ऐसा नहीं है कोई आदर्शवादी हीरो है ला के उन्होंने अपने प्लेस में रख दिया है कोई आदर्शवादी हीरो को, नहीं, वो भी एक साधारण इंसान है जिसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों मिलती हैं। ऐसा नहीं है कोई देवता ला के बैठा दिए अपने उसमें वर्क में, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक नॉर्मल सा इंसान है जिसके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है। तो ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा, ध्यान रखना है। और ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, दोनों को, इसलिए एक ही पास मैंने रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, हाउ डिड चार्ल्स लैम रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? चार्ल्स लैम ने शेक्सपियर की ट्रेजेडीज कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया है, कि शेक्सपियर के जो ट्रेजेडीज कैरेक्टर हैं उनको कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो बताना है, यहाँ पे ऑप्शन है, एज सिम्बल्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन स्ट्रिप्ड ऑफ दियर ड्रामेटिक फंक्शन, एज हीरोइक फिगर्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, एज रिफ्लेक्शन ऑफ नेचर एंड कॉमेडी। तो यहाँ पे बताना है हमें कैसे उन्होंने शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज़ के जो कैरेक्टर हैं उनको कैसे प्रेजेंट किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन स्ट्रिप्ड ऑफ दियर ड्रामेटिक फंक्शन के रूप में देखा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इट मीन्स लैम के लिए शेक्सपियर के जो कैरेक्टर है ना, वो केवल नाटक के कंपोनेंट्स नहीं है, बल्कि गहरे ध्यान और चिंतन के विषय थे वो सारे कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। हु रेफर टू शेक्सपियर एज द जेंटल शेक्सपियर। किसने शेक्सपियर को जेंटल शेक्सपियर के रूप में रेफर किया है? रॉबर्ट ग्रीन है, अलेक्जेंडर पोप है, मिल्टन है, कीट्स हैं। किसने कहा है जेंटल शेक्सपियर? मतलब पहले इनका क्या कहना था, थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ। पहले इन्होंने शेक्सपियर की आलोचना की, बाद में इनको रियलाइज़ हुआ हाँ वो थोड़ा जेंटल है, बाद में इनको इवेंचुअली इनको ना तारीफ़ करनी ही पड़ी। वो कौन है? रॉबर्ट ग्रीन है, अलेक्जेंडर पोप है, मिल्टन है, कीट्स हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये किसने कहा है? रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है ना। पहले इन्होंने क्या किया था? एन एपिस्टार्ट क्रो, एक सटारिकल कमेंट किया था ना, लेकिन बाद में ये एक फेमस है द जेंटल शेक्सपियर, ठीक है। इन्होंने, इसका मतलब ये है कि वो शांत, सज्जन और सहज राइटर था जो बिना झगड़े की अपनी ग्रेटनेस सिद्ध करता था। ऐसा रॉबर्ट ग्रीन ने इवेंचुअली मान ही लिया कि शेक्सपियर कैसे थे, बहुत शांत सज्जन टाइप का इंसान था। लास्ट में उसने क्या किया? अपनी महानता को सिद्ध ही कर दिया। हु रिमार्क्ड, ये किसकी टिप्पणी है? आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक आर पर्सन दैट आर इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो ये किसका रिमार्क्ड है? गोथे का। अच्छा, इसको आप गोथे पढ़ो या गेटे पढ़ो, ठीक है। जॉन ड्राइडन की, अलेक्जेंडर पॉप की, मैथ्यू अर्नोल्ड। किसका है? ठीक है, गोथे थे, ठीक है, जो जर्मन लिटरेचर के महानतम राइटर में से एक थे। ये मानते थे कि शेक्सपियर की जो लिटरेचर है ना, उनके जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डालने वाला अनुभव था, इनका कहना था। तो ये गेटे का है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु डिस्क्राइब मिल्टन एज हैविंग ओवल फेस। अच्छा, यहाँ पे शेक्सपियर फिनिश होते हैं, अब आते हैं हम मिल्टन पे, यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि किसने मिल्टन को इस तरह डिस्क्राइब किया है कि ओवल फेस, डार्क ग्रे आइज एंड एक्सीडिंगली फेयर कॉम्प्लेक्शन। ऐसा किसने कहा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, जॉन ऑब्रे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थॉमस ग्रे। किसने कहा है ये बताना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मिल्टन का कैसा फेस था? ओवल फेस था, यानी कि जो लंबा अंडकार वाला फेस था और गहरे भूरी आंखें थी
और जो उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन था, बहुत गोरे थे, ऐसा किसने बताया है? तो जॉन ऑब्रे ने बताया है। ठीक है, मिल्टन को इस तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया है जॉन ऑब्रे ने। ठीक है, ये याद रखना है। 17वीं सेंचुरी के ये फेमस एक जीवनी लेखक थे। उन्होंने मिल्टन के शारीरिक रूप का बेहद ही बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया था। उनके अनुसार मिल्टन का जो चेहरा था वो अंडकार था, गहरी आंखें थी और ग्रे कलर की रंग गोरा था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। हु सेड मिल्टन सोल डिड लॉज इन अ ब्यूटीफुल एंड वेल प्रोपोर्शंस बॉडी? किसने कहा है मिल्टन की सोल को? ये बताना है। उनकी आत्मा एक सुंदर और संतुलित शरीर में निवास करती है, ऐसा किसने कहा है मिल्टन के बारे में? विलियम ब्लेक, जॉन ऑब्रे, लॉर्ड बायरन, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि वर्ड्सवर्थ ने भी मिल्टन को लंदन 1802, जो उनका वर्क है ना लंदन 1802, वहाँ पे भी उन्होंने मिल्टन पे ही लिखा है, तो बहुत सारी टिप्पणी की हैं, वो भी याद रखना है। वो मैंने लिया नहीं है इसमें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो मैं नेक्स्ट में ले लूँगी। ठीक है, जो भी फेमस था वो मैं नेक्स्ट में ले लूँगी, जो छूट जाएंगे तो फिर एक कोटेशन का मैराथन आएगा, उसमें हम सब करा देंगे। ठीक है, किसने कहा था ये बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जॉन ऑब्रे। यहाँ पे भी करेक्ट हो जाएंगे, जॉन ऑब्रे ने ही कहा है। तो ये मिल्टन के जो पर्सनालिटी है ना, उनकी भव्यता को दिखाते हुए मानते हैं मिल्टन न केवल आत्मा से उच्च थे बल्कि उनका शरीर भी सुंदर और संतुलित था, आकर्षक था। ठीक है, जैसे ईश्वर ने उन्हें क्या किया, स्पेशली उन्हें गढ़ा हो, ऐसा उन्होंने बताया। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक डिड जॉन ऑब्रे एसोसिएट विद मिल्टन्स हार्ड प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर आर? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मिल्टन के आर अक्षर को बहुत कठोरता से उच्चारण करने की आदत को किस बात का संकेत माना गया है? ये जो आर अक्षर है ना, लेटर है, इसको मिल्टन ने बहुत कठोरता से प्रोनाउंस किया था, तो इसका क्या संकेत है ये पूछा जा रही है। उनकी आदत थी, तो इस बात का क्या संकेत माना गया है? अ साइन ऑफ स्कॉलरली ब्रिलियंस का, कि साइन ऑफ सैटारिकल विट का, कि साइन ऑफ रिपब्लिकन माइंडसेट का, कि साइन ऑफ डिवाइन इंस्पिरेशन का? तो ये याद रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा राइट आंसर, अ साइन ऑफ सैटारिकल विट का। ठीक है, ओके, ये एक सैटारिकल विट का संकेत माना गया है क्योंकि जॉन ऑब्रे के अनुसार मिल्टन का जो उच्चारण था, उच्चारण की विशेषता इस बात का संकेत देती है कि वे व्यंग में दक्ष थे। इस बात का कि जो वो व्यंग करते थे ना, उसमें वो स्किल्ड थे व्यंग करने में, मिल्टन जो थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, दक्ष थे। और उनके जो शब्द थे, उनकी जो राइटिंग में बहुत चुभन, बहुत कटाक्ष देखने को मिलती थी, और उनके जो वर्ड्स और जो उनका वर्ड्स था, जो प्रोज था, दोनों में ही बहुत अलग दिखाई देता है। मतलब वो एक कहने का मतलब ये है कि मिल्टन जो थे वो सैटारिकल में बहुत स्किल्ड थे, ये याद रखना है, सटायर करने में। नेक्स्ट पे आएंगे, हु क्लेम्ड मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोविंग इट? किसने क्लेम किया है कि मिल्टन अनजाने में डेविल के पक्ष में थे, शैटन के पक्ष में थे, ऐसा किसने क्लेम किया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, लॉर्ड बायरन, विलियम ब्लेक, थॉमस ग्रे। किसका मानना था? ये पैराडाइज लॉस्ट में शैटन के चित्रण पर आधारित है। वह मानते थे कि मिल्टन ने अनजाने में शैटन को इतना ज़्यादा आकर्षक बना दिया, इतना ब्रेव बना दिया कि रीडर उसके पक्ष में सहानुभूति रखने लग जाते हैं, कि ऐसा लगता है कि हाँ शैटन ही हीरो है। तो ये विलियम ब्लेक ने कहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु रेफर टू मिल्टन एज द प्रिंस ऑफ पोएट्स वाइल डिस्क्राइबिंग हिम एज अ लिटिल हैवी बट नो लेस डिवाइन? किसने मिल्टन को इस तरह रेफर किया है बताना है। लॉर्ड बायरन है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, जॉन ऑब्रे हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। तो किसने मिल्टन को पोएट्स का राजकुमार कहा है? और साथ ही ये जोड़ा कि वह थोड़े भारी भरकम लेकिन फिर भी दिव्य थे, ऐसा किसने कहा है? एक तो पहले उन्होंने कह दिया है कि पोएट्स के राजकुमार हैं, कवियों के राजकुमार हैं, लेकिन फिर बाद में कहा थोड़ा भारी हैं लेकिन कोई नहीं, डिवाइन भी हैं, ऐसा किसने कहा है? तो भाई ये किसने कहा है? लॉर्ड बायरन ने कहा है। ठीक है, लॉर्ड बायरन ने उनकी ग्रेटनेस को स्वीकार करते हुए कहा है कि वो काव्य की दिव्यता पर शिखर पर थे, लेकिन उनकी राइटिंग ना कुछ रीडर को ना बहुत गंभीर, बहुत दार्शनिक रूप से भारी भरकम लगती है, फिर भी वो डिवाइन से भरपूर थे, ऐसा कहते हैं। हु रोट अबाउट मिल्टन्स विजन ऑफ द लिविंग थ्रोन द स्पायर ब्लेज वेयर एंजल्स ट्रेम्बल? किसने मिल्टन के बारे में इस तरह लिखा है? कोई नहीं, 3 में ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, विलियम ब्लेक है, थॉमस ग्रे है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। किसने कहा है? इसी तीनों में ही मिल जाएंगे। चलिए आंसर कर सकते हो आप लोग, इस तीनों में मिल जाएंगे। किसने कहा है, किसने मिल्टन के बारे में ये लिखा है? ठीक है, मिल्टन मतलब मिल्टन की इस भव्य कल्पना को किसने कोटेशन किया है? तो ग्रे ने किया है, थॉमस ग्रे ने, ये याद रखना है। ठीक है, इनका मतलब ये था
कि मिल्टन की जो कल्पना में ना स्वर्ग, देवदूत, ईश्वरीय शक्ति के ऐसे दृश्य होते हैं जो रीडर को एकदम कंफ्यूज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, 48 पे आ गए हैं। हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन एज एन एक्रीमोनियस एंड शर्ली रिपब्लिकन। तो किसने मिल्टन को एन एक्रीमोनियस एंड शर्ली रिपब्लिकन के रूप में डिस्क्राइब किया है? ऑब्रे हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, लॉर्ड बायरन है। किसने कहा है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब जॉन मिल्टन की जो राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं थे ये पर्सन जिन्होंने कहा है, क्योंकि मिल्टन ने राजशाही के विरोध में गणराज्य की स्थापना के समर्थन में राइटिंग किया था। तो ये आपके कौन हो जाएंगे? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हो जाएंगे। इनको ना इनका पॉलिटिकल जो विचार था वो पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने एक्रीमोनियस एंड शर्ली रिपब्लिकन उन्हें कहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु रिमार्क्ड मिल्टन वॉज एन जीनियस। मिल्टन वॉज अ जीनियस दैट कुड कट अ क्लोसल फ्रॉम अ रॉक बट कुड नॉट कर्व हेड्स अपॉन चेरी स्टोन्स। ये किसका रिमार्क है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है एंड जॉन ऑब्रे है, विलियम ब्लेक है। ओके चलिए इसी तीनों में मिल जाएगा। यहाँ पे आपके एल्फ्रेड टेनिसन थे, कोई नहीं कर लेते हैं, अब क्या करेंगे। चलिए यहाँ पे बताना है किसने कहा है, ठीक है। ओके तो इस कोटेशन में ना जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का ये कोटेशन है मिल्टन के बारे में, ये कहते हैं मिल्टन की महाकाव्य जो एपिक है ना, उनकी क्षमता, महाकाव्य की जो टैलेंट है उनकी सराहना करते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि वो बहुत सूक्ष्म, कोमल, छोटे भावनात्मक चित्रण में उतना सफल नहीं थे। मतलब वो लिखते तो थे अच्छा मिल्टन, उनके विचार तो अच्छे थे, विचार जो उनके थे वो बड़े थे, लेकिन वो बहुत ही कुछ चीज़ें वो उनके मतलब कुछ चीज़ें नहीं कर पाते थे, ठीक है। जैसे भावनाएं प्रकट करना, इमोशंस, वो सारी चीज़ें उनको नहीं आती थी, ठीक है। हु रेफर टू मिल्टन एज ओ माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज एंड गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये किसने कहा है? एल्फ्रेड टेनिसन ने कहा है। चलिए ओके। लॉर्ड बायरन, थॉमस ग्रे, विलियम ब्लेक। किसने कहा है? मतलब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि मिल्टन की जो लैंग्वेज है, जो रिदम है, जो स्टाइल है, वो उसकी मतलब मिल्टन की भाषा, लय और शैली की प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं कि बहुत सुंदर है उनकी जो लय है, भाषा है, शैली है, बहुत संगीतात्मक शब्द कहते हैं। वो मानते हैं कि मिल्टन की जो आवाज़ है ना वो इतनी गहरी है, प्रभावशाली है, दिव्य है। तो ऐसा किसने कहा है? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब उनकी आवाज़ इतनी दिव्य है, इतनी गहरी है कि किसी भी विशाल चर्च के ऑर्गन से गुजती है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। Who said of no other poet is it so difficult to consider the poetry simply as poetry without our theological and political disposition making unlawful entry। ये किसने कहा है? T.S. Eliot ने, F.R. Lewis, हैरोल्ड ब्लूम या क्रिस्टोफर रिक्स। किसने कहा है ये बताना है, ठीक है। मतलब ये स्टेटमेंट है ना, ये मिल्टन की तरफ वो इशारा करते हैं कि मिल्टन की जो पोएम है ना केवल लिटरेचर नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पे कहने का T.S. Eliot का है, इनका कहना ये था कि मिल्टन की अगर आप पोएम पढ़ते हो ना तो सिंपली ऐसा नहीं है कि सिर्फ लिटरेचर ही उसमें है, उसमें पॉलिटिकल चीज़ें भी हमको देखने को मिलेंगी, उसमें रिलीजन चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। मिल्टन की जो पोइट्री है ना उसमें धर्म भी देखने को मिलेगा, राजनीति, दर्शन, सब कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ लिटरेचर से संबंधित है। नेक्स्ट पे आएंगे। हाउ डिड T.S. Eliot डिस्क्राइब मिल्टन्स राइटिंग इन मिल्टन टू स्टडीज़। तो T.S. Eliot ने मिल्टन की राइटिंग को इन मिल्टन टू स्टडीज़ में कैसे डिस्क्राइब किया है? सब्टल एंड सजेस्टिव, कि वेदर्ड बाय बुक लर्निंग एंड लाइक अ डेड लैंग्वेज, की हिंड्रेंस टू पोएटिक डेवलपमेंट, की एग्जाम्पलरी ऑफ सबलाइमिटी। तो कैसे किया है ये बताना है, ठीक है। काफ़ी इनको भी तारीफ़ मिली है, तारीफ़ के साथ साथ क्रिटिसाइज भी मिला है बहुत। तो ये राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? विदर्ड अ बुक लर्निंग एंड लाइक अ डेड लैंग्वेज इन्होंने कहा है। कहाँ पे? मिल्टन टू स्टडीज़ में, मिल्टन की राइटिंग को, ठीक है, ये याद रखना है। ओके उन्होंने कहा कि मिल्टन की जो कविता है, मतलब यहाँ पे एलियट क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि मिल्टन की जो राइटिंग है ना और उनके जो राइटिंग है ना बहुत ज़्यादा ग्रंथों से भरी हुई है, विद्वानों से भरी हुई है, उसमें उतना जीवंत और सहजता की कमी है। मानते हैं कि मिल्टन की भाषा इतनी गंभीर है और बोझिल हो जाती है कि रीडर को समझ में नहीं आता, इसलिए ना ऐसा लगता है कि डेड लैंग्वेज की तरह फील होती है। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट T.S. Eliot's व्यू ऑन स्टडिंग मिल्टन इन मिल्टन्स टू स्टडीज़। इसमें भी बताना है, ठीक है। T.S. Eliot के अनुसार मिल्टन का जो अध्ययन करने का क्या प्रभाव था, ठीक है, उनका क्या रिफ्लेक्ट है T.S. Eliot का जो मिल्टन की स्टडी पर, मिल्टन इन टू स्टडीज़ में,
तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प, इट वॉज ओनली हिंड्रेंस, ये करेक्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप मिल्टन की बुक पढ़ रहे हो या मिल्टन से प्रभावित हो रहे हो, इन्फ्लुएंस हो रहे हो, उसके लिए आप अलग से कुछ लिख रहे हो, तो उससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा, क्या मिलेगा? तो ये कह रहे हैं कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ रुकावट है, सिर्फ एक बाधा है मिल्टन की राइटिंग। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। Who contradicted Eliot's view on Milton and described Milton's words as subtle and suggestive? ये किसने कहा है? किस क्रिटिक ने टीएस इलियट के इस व्यूज़ को, इस दृष्टिकोण को खंडन कर दिया है और मिल्टन की कविता को उन्होंने क्या कहा है? सबटल एंड सजेस्टिव। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या कहा टीएस इलियट ने कि मिल्टन की जो पोइट्री है वो कोई हेल्प नहीं करेगी। अगर आप इन्फ्लुएंस होकर पढ़ रहे हो या उससे इन्फ्लुएंस होकर कोई कविता लिख रहे हो तो कोई हेल्प नहीं करेगी, बल्कि एक बाधा है, एक रुकावट है मिल्टन की पोइट्री, मिल्टन की राइटिंग। लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट है, किसी राइटर ने उनके विचारों को यहाँ पे क्या कर दिया है? खंडन कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ऐसा नहीं है, मिल्टन की जो राइटिंग है वो सबटल एंड सजेस्टिव है, उनकी जो पोइट्री है। तो ऐसा किसने कहा है? फॉर लेविस, क्रिस्टोफर रिक्स ने, हैरोल्ड ब्लूम ने, एडमंड बर्क ने। तो ये रिक्स का मानना था, क्रिस्टोफर रिक्स, इनका ये मत था कि मिल्टन की जो कविता है, पोयम है, वो केवल भारी भरकम या भारी भरकम नहीं है, बल्कि गहराई है उसमें, वो सूक्ष्मता से भरी हुई है। वो मानते थे कि मिल्टन की कविता में विचारों से, भले ही विचारों के परते हैं, बहुत सारे विचार उसमें भरे हुए हैं, लेकिन हर बार पढ़ने में एक नया अर्थ हमें मिलता था मिल्टन की पोयम में। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया? टीएस इलियट के विचारों को एकदम खंडन कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। व्हाट डिड हैरोल्ड ब्लूम डिस्क्राइब मिल्टन एज इन द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस? यहाँ पे बताना है हैरोल्ड ब्लूम ने द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में मिल्टन को क्या कहा है, ये बताना है। द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस में मिल्टन को हैरोल्ड ब्लूम ने क्या कहा? द प्रिंस ऑफ पोएट्स की सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश की एन एग्जाम्पल ऑफ सबलाइम पोएटिक एस्थेटिक की सबटल एंड सजेस्टिव। तो सबटल एंड सजेस्टिव किसने कहा? अभी तो हमने ऊपर पढ़ा है ना, वो तो क्रिस्टोफर रिक्स ने कहा, ये तो होगा नहीं, बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? इन्होंने कहा सेंट्रल प्रॉब्लम इन एनी थ्योरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। इन्होंने मिल्टन को इस तरह डिस्क्राइब किया है, ठीक है। तो ये याद रखना है हैरोल्ड ब्लूम ने। उन्होंने मिल्टन को कहा कि अंग्रेजी पोयम में प्रभाव के सिद्धांत इतिहास का केंद्रीय संकट कहा है। मतलब ब्लूम का कहना ये था, वे मानते थे कि किसी भी अंग्रेजी कवि को अगर अपने स्वर को, अपनी आवाज़ को खोजना है तो उसे सबसे पहले मिल्टन के प्रभाव से जूझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु रिगार्डेड मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल एज एन एग्जाम्पल ऑफ सबलाइमिटी एज एन एस्थेटिक कॉन्सेप्ट? इसका बताना है किसने? एडमंड बर्क है, टीएस इलियट है, जॉन किट्स है, सैंड्रा गिलबर्ट एंड सूसन गुबर है। तो यहाँ पे बताना है कि किसने मिल्टन की जो नर्क की कल्पना को, मतलब जो हेल की कल्पना को सबलाइमिटी यानी कि सौंदर्य के भयावह पक्ष के उत्कृष्ट विशाल माना है। ऐसा किसने कहा है? जो हेल वाला है, ठीक है, यानी कि जो नर्क की कल्पना को इन्होंने क्या कर दिया है? सबलाइमिटी से उत्कृष्ट माना है, एस्थेटिक कॉन्सेप्ट। किसने माना है? तो ये बताना है एडमंड बर्क ने, ये याद रखना है, ठीक है, एडमंड बर्क ने। इनका मानना ये था कि मिल्टन का जो नर्क का उन्होंने वर्णन किया है कि नर्क कैसा होगा, अंधकार होगा, उसमें अग्नि होगी, उथल पुथल होगा, इन सभी गुणों को दर्शाया है। इसलिए बर्क ने इसे क्या किया है? सौंदर्य शास्त्रीय मानक का उदाहरण माना है कि ये क्या है? ये एक एस्थेटिक कॉन्सेप्ट है। व्हाट वॉज जॉन किट्स क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्टन स्टाइल? तो जॉन किट्स ने मिल्टन की स्टाइल की क्या आलोचना की है, ये बताना है। अच्छा, जॉन किट्स ने भी मिल्टन की स्टाइल की आलोचना की है, इन्होंने फॉलो भी किया था, फिर आलोचना भी की है, ये भी ध्यान रखना है। क्या आलोचना की थी बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? हम राइट आंसर पे आएंगे। राइट आंसर की ये कहा है कि ये क्या है? इट वॉज अनसुटेबल एंड टू फुल ऑफ मिल्टोनिक इन्वर्जन। इन्होंने इनके स्टाइल को क्या कहा है कि ये अनसुटेबल है और कैसी है? पूरी तरह से ये मिल्टोनिक इन्वर्जन में है। किट्स को ये शैली असहज लगती थी। वो मानते थे कि जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेक्स है, वो इतनी उल्टी पुल्टी है इनकी राइटिंग में कि भावनाओं की जो सहजता है वो नष्ट हो जाती है, जो इमोशन है ना वो नष्ट हो जाता है। इसलिए उन्होंने मिल्टन की शैली को क्या कहा? सुंदर तो है लेकिन कैसी है? अनसुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए किसी क्वेश्चन में हमको बिना समझे तो आगे बढ़ा नहीं जा सकता ना, सो मैं वहाँ पे समझा दे रही हूँ, थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जॉन किट्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन्स स्टाइल?
पैराडाइज लॉस्ट, हाइपेरियन, द ब्यूटीफुल एंड द सब्लाइम, द कॉमन परसूट। ये बताना है यहाँ पे। तो कीट्स का कौन सा वो अनफिनिश्ड वर्क है जो मिल्टन की स्टाइल से वो इन्फ्लुएंस था, मतलब कीट्स ने मिल्टन की स्टाइल से इन्फ्लुएंस होकर उस वर्क को लिखना शुरू किया था, वो कौन सा वर्क था और जो कि उन्होंने छोड़ भी दिया, अनफिनिश्ड रह गया कीट्स का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइपेरियन। ठीक है, ये एक एपिक था, एपिक ही राइटिंग थी जो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की शैली में लिखी गई थी, लेकिन कीट्स खुद इस शैली में असहज हो गए। लिखते लिखते वो खुद इस शैली में असहज हो गए, उनको समझ नहीं आया और उन्होंने इसे क्या किया, अधूरा छोड़ दिया। क्योंकि हाइपेरियन में भी देखेंगे सिंटेक्स जो है, जो भाषिक मतलब जो लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा भव्य है, बहुत ग्रैंडर है। ये मिल्टन से प्रेरित होकर लिख रहे थे, जो इनको खुद ही नहीं समझ में आया, इन्होंने अनफिनिश्ड छोड़ दिया, अधूरा छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू सैंड्रा गिलबर्ट एंड सूसन गोबर इन द मैड वुमेन इन द एटिक, मैरी शैली फ्रैंकेनस्टाइन इज। यहाँ पे बताना है, एक मिनट पूरा ले लेती हूँ, चलिए अब यहाँ पे बताना है। ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द मैड वुमेन इन द एटिक में सैंड्रा गिलबर्ट और सूसान गुबार ने मैरी शैली की फ्रैंकेनस्टाइन को किस रूप में देखा है। ठीक है, बताना है। द मैड वुमेन इन द एटिक में ये जो सैंड्रा गिलबर्ट हैं और सूसान गोबर ने मैरी शैली का ये वर्क है ना, ये फिक्शन भी कहा जाता है, गॉथिक नॉवेल भी कहा जाता है, फिक्शन भी कहा जाता है, फ्रैंकेनस्टाइन को किस रूप में देखा है। रोमांटिक रिस्पॉन्स टू हाइपेरियन की वन ऑफ द की रोमांटिक रीडिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट की रिजेक्शन ऑफ मिल्टन्स पोएटिक इन्फ्लुएंस की रिफ्लेक्शन ऑफ मिल्टन्स एस्थेटिक सब्लाइमिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, किस रूप में इन्होंने देखा है। तो वन ऑफ द की रोमांटिक रीडिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, इस रूप में इन्होंने देखा है, ये ध्यान रखना। उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट के एक रोमांटिक व्याख्या कहा है। पहले तो इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को क्या कहा है, एक रोमांटिक व्याख्या कहा है, ये याद रखना। गिलबर्ट और गुबार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो फ्रैंकेनस्टाइन है ना, फ्रैंकेनस्टाइन में जो रचनात्मक प्रक्रिया है, इस वर्क के बारे में दिखाया गया है, सृष्टि के संबंध के बारे में दिखाया गया है, ऐसा लगता है ये भी पैराडाइज लॉस्ट पे पूरी तरह से बेस्ड है। ठीक है, इन्होंने भी उनकी शैली को फॉलो किया है, किनकी शैली को, मिल्टन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हु पब्लिश्ड एन एनोटेटेड एडिशन ऑफ मिल्टन्स पोएटिकल वर्क्स इन 1749। यहाँ पे बताना है किसने पब्लिश किया था एक एनोटेटेड एडिशन मिल्टन का पोएटिकल वर्क 1749 में। वोल्टेयर, थॉमस न्यूटन, सैमुअल जॉनसन, C.S. लेविस। तो 1749 में किसने मिल्टन के जो पोएटिकल वर्क था उसको एक एनोटेटेड स्टाइल में एनोटेटेड एडिशन में पब्लिश कराया था। ठीक है, एनोटेटेड मतलब व्याख्यात, एकदम व्याख्या से भरा हुआ। ठीक है, तो किसने कराया था, थॉमस न्यूटन ने, ये याद रखना है। 1749 में इन्होंने मिल्टन के पोएटिकल वर्क को एनोटेटेड एडिशन में पब्लिश कराया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन द एज ऑफ लुइस XIV, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मुझे होता है इसमें। व्हाट डिड वोल्टेयर से अबाउट मिल्टन। यहाँ पे बताना है कि द एज ऑफ लुइस XIV में जो वोल्टेयर है वो मिल्टन के बारे में क्या कहा उन्होंने, मिल्टन के बारे में। मिल्टन को ही प्रेज मिल्टन ब्लैकवर्ड्स एज रेवोल्यूशनरी, ही रेफर टू मिल्टन एज द ग्लोरी एंड द वंडर ऑफ इंग्लैंड, ही क्रिटिसाइज्ड मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल एज हैवी, ही एडमायर्ड मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल फॉर इट्स सब्लाइमिटी। ठीक है, तो द एज ऑफ लुइस XIV में वोल्टेयर ने मिल्टन के बारे में क्या कहा है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इन्होंने रेफर किया है कि मिल्टन क्या है, ही रेफर टू मिल्टन एज द ग्लोरी एंड द वंडर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, मिल्टन की तारीफ की है। वोल्टेयर ने मिल्टन की इंग्लैंड की महिमा और आश्चर्य कहा है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद इन्होंने क्या किया था, मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट पढ़ा, उसके बाद मिल्टन की उन्होंने तारीफ की और उन्हें इंग्लैंड की प्रतिष्ठा और रचनात्मक प्रतीक माना। ठीक है, ये सब बहुत डीप क्वेश्चन हो जा रहा है, बहुत डीप, लेकिन ये सब ने तारीफ की है, क्रिटिसाइज किया है। व्हाट डिड सैमुअल जॉनसन से अबाउट पैराडाइज लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस। इसका बताना है क्या होगा, सैमुअल जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट की योजना और उसके जो परफॉर्मेंस है, उसका जो डिज़ाइन है, उस संदर्भ में क्या कहा है। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट के डिज़ाइन और परफॉर्मेंस के रेफरेंस में क्या कहा है ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने और मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ इसका। इन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि इट क्लेम्स द फर्स्ट प्लेस इन डिज़ाइन एंड द सेकेंड इन परफॉर्मेंस अमंग ह्यूमन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जॉनसन ने पैराडाइज लॉस्ट की जो रूपरेखा देखी, पढ़ा उन्होंने, तो उसकी रूपरेखा विचारधारा को अद्वितीय माना उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट डिड पर्सी बायशे शैली एलेज
अबाउट मिल्टन्स पोर्ट्रेयल ऑफ गॉड एंड द डेविल। इसका बताना है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पर्सी बायसी शैली ने मिल्टन के ईश्वर यानी कि गॉड और डेविल के चित्रण के बारे में क्या आरोप लगाया है, गॉड और डेविल के पोर्ट्रेयल के बारे में क्या आरोप लगाया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्होंने ये आरोप लगाया है कि मिल्टन एलेज्ड नो सुपीरियरिटी ऑफ मॉरल वर्च्यू टू हिज गॉड ओवर हिज डेविल। ठीक है, सैली ने कहा है, सैली के अनुसार पैराडाइज लॉस्ट में शैटन का जो कैरेक्टर है वो इतना प्रभावशाली और शक्तिशाली है कि गॉड की नैतिकता उसके सामने फीकी लगती है। तो यहाँ पे उन्होंने मिल्टन पे आरोप लगाया है, उन पे ये आरोप लगाया है कि उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट में इतना ज़्यादा डेविल शैटन को इतना उठा दिया है कि ऐसा लगता है कि शैटन ही हीरोइक रेबल के रूप में देखा गया हो, कि एक हीरो वही है और गॉड को थोड़ा सा निम्न कर दिया है। तो यहाँ पे उन्होंने आरोप लगाया है। ठीक है, ध्यान रखना है। वॉट परस्पेक्टिव डिड C.S. लेविस ऑफर इन हिज प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट। इसका बताना है कि क्या होगा। ठीक है, C.S. लुइस ने प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट में पोयम को किस दृष्टिकोण से देखा है। ठीक है, ओके, मतलब C.S. लुइस ने प्रीफेस टू पैराडाइज लॉस्ट में कविता को किस दृष्टिकोण से देखा है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा एवरी पोयम कैन बी कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये याद रखना। C.S. लुइस का मतलब ये था कि एक संतुलित आलोचना, वो मानते थे कि हमें कविता का केवल विचारों या केवल सौंदर्य से नहीं देखना चाहिए। अगर हम पोयम पढ़ रहे हैं तो केवल उनके कविता का जो विचार है, जो उसका सौंदर्य है, उसे नहीं देखना, बल्कि दोनों दृष्टिकोण से एक साथ देखना चाहिए कविता में, क्योंकि कविता में दोनों चीज़ें मिलती हैं हमें। जैसे मिल्टन की कविता को समझने का एक व्यापक तरीका है, अगर हम मिल्टन की कविता को समझना चाहते हैं तो दोनों तरफ से देखना चाहिए, दोनों तरफ से पढ़ना चाहिए, सिर्फ विचारों को या केवल सौंदर्य नहीं देखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लेवाल्स्की, What does Shatton's rhetoric in Milton's work signal? ठीक है, लेवाल्स्की के अनुसार मिल्टन की पोयम में, मिल्टन की कविता में शैटन की जो वाणी है वो क्या संकेत देती है, शैटन का जो रिटोरिक है वो क्या इंडिकेशन देता है, क्या सिग्नल देता है, बताना है यहाँ पे। तो ये सिग्नल देता है मिल्टन्स प्रोफाउंड डिसएलुजनमेंट विद पॉलिटिकल डिस्कोर्स। ठीक है, लेवाल्स्की का मानना था कि पैराडाइज लॉस्ट में शैटन की जो बोलने का तरीका है ना, वो केवल बुराई को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बल्कि उसमें मिल्टन की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था भी, जो राजनीति और समाज व्यवस्था से निराशा भी झलकती है। ऐसा नहीं है कि वो मिल्टन के शब्द हैं, इनका कहना ये है कि इनका कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैटन के शब्द हैं, वो मिल्टन के भी शब्द हो सकते हैं। एक राजनीति समाज व्यवस्था से निराशा भी झलकती है शैटन के वर्ड्स में। What did Isaac Watts say about Milton's contribution to poetry in 1734? 1734 में आइजैक वॉट्स ने मिल्टन को किस रूप में एड्रेस किया, कंट्रीब्यूट किया, बताना है। किस रूप में एड्रेस किया है बताना है, संबोधित किया। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मिल्टन इज एस्टीम्ड पेरेंट एंड ऑथर ऑफ ब्लैंक वर्ड्स अमंग अस। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे इन्होंने कहा है, आइजैक वॉट्स ने मिल्टन को कहा है कि अंग्रेजी में ब्लैंक वर्ड्स, यानी कि ब्लैंक वर्ड्स के जन्मदाता माना जाता है, किसे, मिल्टन को। तो ये याद रखना है। ये इनका कहना था कि ब्लैंक वर्ड्स के बाद अंग्रेजी काव्य की प्रमुख शैली बन गई। मिल्टन ने इसे बहुत खूबसूरती से इसका यूज़ किया है, इसीलिए मिल्टन को किसका जन्मदाता माना जाता है, ब्लैंक वर्ड्स का। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डिड सैमुअल जॉनसन से अबाउट मिल्टन्स सिमलीज कंपेयर टू हिज प्रीडेसर्स। सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के सिमलीज के बारे में क्या कहा है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा दे आर फीवर इन नंबर बट मोर वेरिएड। तो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें इट मीन्स मिल्टन बार बार सिमलीज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो वो न केवल मौलिक होती है बल्कि विषय वस्तु और भाव में बहुत विविधता लाती है जब भी वो सिमलीज का यूज़ करते हैं, सिमली का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, हु सेड अबाउट वर्ड्सवर्थ। अब यहाँ से वर्ड्सवर्थ स्टार्ट है कि वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने कहा था, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। किसने वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है, तो ये आपके डी क्विंसी हैं कि टेनिसन है कि मैथ्यू आर्नोल्ड है, लॉर्ड बायरन है, किसने कहा था। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के बारे में, मतलब वर्ड्सवर्थ ने कभी कोई नीच या निम्न विचार प्रकट नहीं किया अपनी पोइट्री में, अपने पोयम में। टेनिसन जो स्वयं एक रोमांटिक के और फिर विक्टोरियन एज के कवि थे, वर्ड्सवर्थ को एक उच्च नैतिक और आध्यात्मिक चेतना वाले कवि के रूप में वो देखते थे। तो यहाँ पे टेनिसन हो जाएंगे।
ठीक है, मतलब उन्होंने कभी निम्न कोई नीच विचार प्रकट नहीं किए पोइट्री के माध्यम से। अकॉर्डिंग टू थॉमस डी क्वेंसी व्हाट वाज प्रोग्रेशन ऑफ वर्ड्सवर्थ रेपुटेशन अप टू 1835। तो यहाँ पे बताना है, एक मिनट, चलिए एक मिनट इसको ऊपर करती हूँ। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि थॉमस डी क्वेंसी के अनुसार 1835 तक वर्ड्सवर्थ की प्रतिष्ठा की कैसी यात्रा रही है, मतलब उनका रेपुटेशन कैसा रहा है 1835 तक थॉमस डी क्वेंसी के अनुसार। ट्रैम्पल्ड अंडरफुट मिलिटेंट ट्रम्फेंट, यानी कि जब उन्होंने करियर स्टार्ट किया और करियर स्टार्ट करके 1835 तक उनका रेपुटेशन कैसा रहा, कैसे चला, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ट्रैम्पल्ड अंडरफुट मिलिटेंट ट्रम्फेंट मीन्स, अभी मैं समझा दे रही हूँ यहाँ पे, यानी कि जब उन्होंने अपनी कविता को लिखने का शुरुआत किया था तो लोगों ने पहले क्या किया, पहले उनको ट्रम्पल्ड अंडरफुट किया, मतलब पैरों तले कुचला गया, पहले उनकी कविताओं को नज़रअंदाज किया गया। पैरों तले कुचला गया मीन्स नज़रअंदाज किया गया उनकी कविताओं को। फिर क्रिटिक ने क्या किया, फिर क्रिटिक्स ने संघर्ष किया, यानी कि मिलिटेंट किया, ठीक है, यानी कि युद्ध जैसा रवैया अपनाया, यानी कि संघर्ष किया। और इवेंचुअली उन्हें लिटरेचर जगत में एक विजय प्राप्त की, ट्रम्फेंट, यानी कि यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के एक जो लिटरेरी यात्रा है ना उसका सार है। उन्हें पहले नकारा गया, फिर उनके विचारों की आलोचना हुई, लेकिन बाद में वही लोग उनकी तारीफ करने लगे, ठीक है, ऐसा उनका लिटरेरी करियर था, कुछ इस तरह। नेक्स्ट पे आएंगे इन मेमोरियल, यहाँ पे सही लगाया ना मैंने, इन मेमोरियल वर्सेस व्हाट डिड मैथ्यू अर्नोल्ड राइट अबाउट वर्ड्सवर्थ इम्पैक्ट। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने मेमोरियल वर्सेस में वर्ड्सवर्थ के प्रभाव के बारे में क्या लिखा है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही स्पोक एंड लूज्ड आवर हार्ट इन टीयर्स, मतलब ही स्पोक एंड लूज्ड आवर हार्ट इन टीयर्स, उन्होंने वर्ड्सवर्थ को बोला है, मतलब उसने क्या, यहाँ पे कहने का मतलब है कि उसने बोला मीन्स वर्ड्सवर्थ ने बोला, उन्होंने बोला और हमारे हृदय से आंसुओं का सैलाब बह निकला। मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब है वर्ड्सवर्थ की जो भावनात्मक ताकत है, मानवीय संवेदना को दिखा रहा है। मैथ्यू अर्नोल्ड के अनुसार वर्ड्सवर्थ की कविता में रीडर के हृदय को गहराई से छुआ है। वर्ड्सवर्थ की जो कविता है, कहने का मतलब यही है कि वर्ड्सवर्थ की जो कविता है रीडर पढ़ता है तो गहराई से छुआ है उसकी कविता, ठीक है। हाउ डिड मैथ्यू अर्नोल्ड डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेशन इन एसे इन क्रिटिसिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि एसे इन क्रिटिसिज्म में मैथ्यू अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के एक्सप्रेशन को कैसे डिस्क्राइब किया है, ड्राउजी एंड फ्राउजी के रूप में, कि बाल्ड एज द बेयर माउंटेन टॉप्स फुल ऑफ ग्रैंडर, कि रेवोल्यूशनरी एट अनरिफाइंड, कि अटर्ड नथिंग बेस, कैसे डिस्क्राइब किया है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्या कहा है, बाल्ड एज द बेयर माउंटेन टॉप्स फुल ऑफ ग्रैंडर, ऐसा इन्होंने कहा वर्ड्सवर्थ के एक्सप्रेशन को और वर्ड्सवर्थ की अभिव्यक्ति को। मतलब उनकी कविता कैसी है, पहाड़ों की तरह बाल्ड हो सकती है परंतु उसमें भव्यता होती है। बाल्ड यहाँ पे किसके बारे में बताया है, बाल्ड का मतलब है सरल, उनकी कविता कैसे हो सकती है, सरल हो सकती है, अलंकारहीन हो सकती है, मतलब उसमें फिगर ऑफ स्पीच का इन्होंने यूज़ नहीं किया है। फिर भी आगे क्या कह रहे हैं, फुल ऑफ ग्रैंडर, फिर भी उनकी जो कविता है वो गंभीरता से और ग्रैंडर से बनी रहती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इशारा कर रहे हैं कि उनकी कविता बहुत सरल होने के बावजूद अत्यंत प्रभावशाली लगती है, सरल भी है लेकिन प्रभावशाली भी लगती है, तो इसलिए ने बाल्ड कहा, बाल्ड मतलब सरल। विच पोएम एक्सप्रेस्ड रॉबर्ट ब्राउनिंग डिसअप्रूवल ऑफ वर्ड्सवर्थ अबैंडनिंग हिज रेडिकल व्यूज़। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की कौन सी पोएम में वर्ड्सवर्थ एक रेवोल्यूशनरी विचारों को त्याग देने पर असहमति प्रकट करते हैं। एक टाइम पे ऐसा आता है कि वर्ड्सवर्थ क्या करते हैं, अपने रेवोल्यूशनरी विचार को त्याग देते हैं, तो ब्राउनिंग को बहुत बुरा लगता है वहाँ पे। तो अपने किस वर्क में उन्होंने ऐसी बात कही है, अपने किस पोएम में उन्होंने ये एक्सप्रेस किया है, एक्सकर्जन, लॉस्ट लीडर, मेमोरियल वर्सेस, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, द लॉस्ट लीडर में इन्होंने ये बात कही है, ठीक है। ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ की तीखी आलोचना की है, ठीक है। तो लॉस्ट लीडर में ब्राउनिंग ने ऐसा कहा था, ब्राउनिंग ने एक तीखी आलोचना की क्योंकि उन्होंने देखा था जब वर्ड्सवर्थ युवा अवस्था में थे ना तो क्रांतिकारी विचार अपनाए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन आदि से प्रेरित होकर, लेकिन बाद में उन्होंने ये जो क्रांतिकारी विचार है उन्होंने छोड़ दिया और बहुत अधिक रूढ़िवादी पारंपरिक दृष्टिकोण अपना लिया। ब्राउनिंग को ये धोखा लगा, उन्होंने उसे एक नेता की हार के रूप में देखा तो लॉस्ट लीडर बोला, ठीक है। और लॉस्ट लीडर भी उन्होंने किसे बोला है, वर्ड्सवर्थ को ही बोला है। व्हाट डिड लॉर्ड बायरन से अबाउट वर्ड्सवर्थ द एक्सकर्जन इन डॉन जुआन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है लॉर्ड बायरन ने अपने डॉन जुआन में एक्सकर्जन के बारे में क्या बोला है, वर्ड्सवर्थ के एक्सकर्जन के बारे में क्या कहा है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या कहा है, अ ड्राउजी फ्राउजी पोयम है,
रिट इन अ मैनर विच इज़ माई अवर्जन। बताओ कैसी बात कही है कि बहुत उबाऊ है ये जो पोयम है, ये जो वर्क इनका है बहुत ड्राउजी फ्राउजी यानी कि उबाऊ है, अस्त व्यस्त ही कविता है जिस शैली से मैं नफरत करता हूँ। बायरन ने वर्ड्सवर्थ के लंबे दार्शनिक वर्णन को उबाऊ कहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बायरन इन डॉन जुआन हाउ इज वर्ड्सवर्थ कंपेयर टू होमर। तो लॉर्ड बायरन ने डॉन जुआन में वर्ड्सवर्थ की कंपेयर होमर से कैसे करते हैं, कैसे होमर से करते हैं ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर है ये हो जाएगा कि वी फील विदाउट हिम वर्ड्सवर्थ सम टाइम वेक्स। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वी फील विदाउट हिम, हम वर्ड्सवर्थ के बिना महसूस कर सकते हैं, वर्ड्सवर्थ कभी कभी जागते हैं। मतलब यहाँ पे कहना वो चाहते थे कि वर्ड्सवर्थ अक्सर कभी सुलभ भावों से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डिड लॉर्ड बायरन क्रिटिक अबाउट वर्ड्सवर्थ वर्क इन इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स में बायरन ने वर्ड्सवर्थ की रचना शैली की आलोचना कैसे की है, वर्ड्सवर्थ की जो राइटिंग है उसकी आलोचना कैसे की है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, उनकी आलोचना की है कि प्रोज इज़ वर्ड्स एंड वर्ड्स इज़ मेयरली प्रोज। ऐसे किया है कि जो प्रोज है ना वो कभी कभी कैसी हो जाती है, उनकी जो प्रोज है ना वो कविता जैसी है और कभी कभी कविता केवल गद्य बनकर रह जाती है। बायरन ने ये क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ के अत्यधिक सादगी, तुकहीनता, साधारण भाषा पर की है, क्योंकि ये क्या करते थे, सिंपल लैंग्वेज यूज करते थे कविता में ना, इस वजह से उन्हें लगता था कि वर्ड्सवर्थ की कविता इतनी गद्यात्मक है कि वो वास्तविक कविता नहीं लगती, इतना प्रोज से भरी हुई है, वास्तविक कविता नहीं लगती। और ये सिंपल लैंग्वेज को भी यूज़ करते थे इस वजह से। हु सेड लेट सिंपल वर्ड्सवर्थ चाइम हिज चाइल्डिश वर्ड्स एंड बॉदर एंड ब्रदर कॉलरिज लुल द बेब एट नर्स। बताओ इतनी बड़ी बात किसने कही है, ये देख सकते हैं आप, ऐसा किसने कहा है। लॉर्ड बायरन ऐसा लगता था कि चिढ़ते थे, है ना, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ से, दोनों लोग को भी यहाँ पे छोड़ा नहीं उन्होंने। यहाँ पे किसने कहा, विलियम हैज़लिट, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स, पी बी शैली। यहाँ पे बायरन का ना ये क्या कह रहे हैं, बायरन का एक व्यंग्यात्मक सैटारिकल कमेंट है जो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के लिए है। उन्होंने कहा है कि ये दोनों क्या करते हैं, बच्चों की तरह तुकबंदी करते हैं, यानी कि बच्चों की तरह ये राइम कहते हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चों की तुकबंदी करने वाले कवि, यानी कि जैसे बच्चे राइम बैठाते हैं ना वैसे ये लोग भी क्या करते हैं, राइम बैठाते हैं। तो इन्होंने ऐसा कहा, ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ अपने सरल कविता गाते रहे और कॉलरिज बच्चों को सुलाते रहे हैं। तो ये कटाक्ष है, बायरन ने इन दोनों की कविताओं को बहुत सरल और बच्चों जैसी लगी है, यानी कि इसमें गंभीरता की कमी है, बायरन को ऐसी लगी इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, कि ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज को किसने कहा है, कि बच्चों की तुकबंदी वाला कवि किसने कहा है, तो ये याद रखना है बायरन ने कहा है, क्योंकि उनको सरल लगी इस वजह से ऐसा बोला। इन हिज लेटर टू जेम्स हॉग, अपने लेटर जेम्स हॉग में, हाउ डिड लॉर्ड बायरन डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ जीनियस। तो वर्ड्सवर्थ के जीनियस के बारे में लॉर्ड बायरन ने कैसे डिस्क्राइब किया, कहाँ पे, अपने लेटर जेम्स हॉग में, बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैसा लगा, स्टुपेंडस, जीनियस एंड डैम्ड फूल। एक तरफ स्टुपेंडस जीनियस कहते हैं, आगे कहते हैं डैम्ड फूल, तो ये एक विरोधाभास है ना, स्टुपेंडस जीनियस एंड डैम्ड फूल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि नहीं एक दूसरे से। एक तरफ वो क्या बोल रहे हैं, वर्ड्सवर्थ को महान प्रतिभा वाला मानते हैं, स्टुपेंडस जीनियस मान रहे हैं, और दूसरी ओर वो उन्हें क्या कह रहे हैं, डैम्ड फूल भी कह रहे हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझाने के लिए बहुत इसमें है लेकिन किसी दिन फिर ले लेंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डिड विलियम हैज़लिट से अबाउट वर्ड्सवर्थ जीनियस इन द स्पिरिट ऑफ द एज। विलियम हैज़लिट क्या कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में अपने वर्क द स्पिरिट ऑफ द एज में, बताना है यहाँ पे। तो इनको क्या कहते हैं अपने वर्क में, इनका वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज में, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की जीनियस के बारे में क्या कहते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए, एन एवर इंड्यूरिंग मैन, ये किसने कहा है, एस.टी. कॉलरिज ने कहा है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आया था लास्ट टाइम एग्जाम में, इस बार भी आ सकता है। तो ये एस.टी. कॉलरिज ने कहा था, कहाँ कहा था, टू विलियम वर्ड्सवर्थ में कहा था। इनका वर्क है टू विलियम वर्ड्सवर्थ, वहाँ पे इन्होंने कहा है, तो ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या कहा है ये ध्यान रखना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, प्योर इमेनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द एज, ये इन्होंने कहा है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ को कहा है। विलियम हैज़लिट ने, ये इनका फेमस वर्क है द स्पिरिट ऑफ द एज, विलियम हैज़लिट का। इसमें इन्होंने वर्ड्सवर्थ को अपने एज की आत्मा, चेतना का एक शुद्ध रूप कहा है। हैज़लिट के अनुसार लगता था, हैज़लिट को लगता था कि वर्ड्सवर्थ उस समय के समाज, नेचर और मनोविज्ञान और दर्शन के सबसे सच्चे रूप में अपनी कविता में व्यक्त करते हैं। अगर कोई करता था तो वर्ड्सवर्थ करते थे, समाज के बारे में, नेचर के बारे में, मनोविज्ञान के बारे में, दर्शन के बारे में अगर कोई अच्छे से अपनी पोइट्री में लिखता था तो वो वर्ड्सवर्थ लिखते थे, ऐसा इनका मानना था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, इन हिज लेटर टू J.H. रेनॉल्ड्स,
अपनी लेटर J.H. रेनॉल्ड में व्हाट क्रिटिसिज्म डिड जॉन कीट्स ऑफर अबाउट वर्ड्सवर्थ फिलोसफी। ये सब याद रखना, छोटा छोटा है। देखिए यहाँ पे जो था ना, ये चारों ऐसे पूछ लिया, क्योंकि इतना ही पूछा गया था लास्ट एग्ज़ाम में। जब लास्ट एग्ज़ाम हुआ था TGT का ना, इतना ही पूछा गया था, तो इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। तो वर्ड्सवर्थ की फिलोसफी के बारे में जॉन कीट्स ने क्या कहा है ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा वो लीड इनटू सर्टेन फिलोसफी इंजेंडर्ड इन द विम्स ऑफ एन ईगोटिस्ट। ठीक है, जॉन कीट्स ने J.H. रेनॉल्ड के एक पत्र में लिखे हुए एक लेटर में कहा है। ठीक है, कीट्स को लगता था कि वर्ड्सवर्थ की जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा आत्ममुग्ध है, बहुत निराशाजनक लगी। उन्होंने इसे क्या कहा, एक ईगोटिस्ट कहकर आलोचना की। और इन्होंने ये भी कहा है ईगोटिस्टिकल सबलाइम, ये भी याद रखना है। ईगोटिस्टिकल सबलाइम भी कहा है किसे? वर्ड्सवर्थ को, ये भी याद रखना है। यहाँ पे भी इन्होंने ईगोटिस्ट वर्ड यूज़ किया है, तो कीट्स ने कहा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा, ईगोटिस्टिकल सबलाइम तो याद ही होगा। नेक्स्ट पे आएंगे। इन P.B. शैली पोयम टू वर्ड्सवर्थ, हाउ डिड शैली एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट इन वर्ड्सवर्थ। तो ये भी याद रखना है कि P.B. शैली की पोयम है ना टू वर्ड्सवर्थ, ये पहले याद रखना है। अगर पूछा जाए टू वर्ड्सवर्थ किसने लिखा तो P.B. शैली। अगर पूछा जाए टू विलियम वर्ड्सवर्थ किसने लिखा है तो S.T. कॉलरिज, जहाँ पे उन्होंने एवर इंड्यूरिंग मैन कहा है, वो भी याद रखना जो भी मैंने ऊपर बताया। ठीक है, तो P.B. शैली की एक पोयम है टू वर्ड्सवर्थ, इसमें इन्होंने शैली ने एक्सप्रेस किया है वर्ड्स डिसअपॉइंटमेंट को। ठीक है, तो कैसे इन्होंने एक्सप्रेस किया है ये बताना है वर्ड्सवर्थ के डिसअपॉइंटमेंट को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा डिजर्टिंग दीज दाउ लिविस्ट मी टू ग्रीव। ठीक है, यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे P.B. शैली की जो कविता है टू विलियम वर्ड्सवर्थ से ली गई है। इसका मतलब है शैली जो कि एक क्रांतिकारी विचार रखते थे, मतलब क्रांतिकारी विचार और आदर्शों के वो थे, समर्थक थे। तो वर्ड्सवर्थ से इसलिए वो निराश हो गए क्योंकि उन्होंने अपने पुराने आदर्श, स्वतंत्रता, मानवता और सच्चाई त्याग दिया था और एक रूढ़िवादी दिशा में चले गए थे वर्ड्सवर्थ। तो इसीलिए तो उन्होंने भी कहा था ना, जो थे कौन, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी इसीलिए, क्योंकि उन्होंने अपने रेवोल्यूशनरी जो थॉट्स है ना उसको छोड़ दिया था, रूढ़िवादी बन गए थे, तब उसने लॉस्ट लीडर कहा था। यहीं पे P.B. शैली भी क्या थे, निराश हो गए थे, तो उन्होंने टू वर्ड्सवर्थ लिखा और उसमें यहाँ पे भी वो निराशा दिखा रहे हैं कि आपने क्यों छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। इन अ सोनेट हाउ डिड जेम्स कैनेथ स्टीफन डिस्क्राइब वर्ड्सवर्थ वॉइसेस। तो बताना है एक सोनेट में जेम्स कैनेथ स्टीफन ने वर्ड्सवर्थ के वॉइसेस को कैसे डिस्क्राइब किया है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कैसे डिस्क्राइब किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन इज़ हॉट डीप, द अदर ब्लेड्स आर्टिकुलेट मोनोटनी। ठीक है, याद रखना है। ओके, यहाँ पे कहने का मतलब ये है जेम्स कैनेथ स्टीफन का अपने सोनेट में एक व्यंग्यात्मक ढंग से वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की कविताओं की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि एक बंदा जो है, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों की तुलना करते हैं। एक बंदा जो है वो गहरे स्वर में गाता है, मतलब कौन हो सकता है, कॉलरिज, और दूसरा जो है वो एक बकरियों की तरह मिमियाता है। ठीक है, इसमें ये कहते हैं वन इज़ हॉट डीप एंड अदर ब्लेड्स आर्टिकुलेट मोनोटोनी। तो यहाँ पे दोनों की बात हुई है, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों की यहाँ पे कंपैरिजन ये कर रहे हैं कि एक बंदा जो है वो गहरे स्वर में गाता है, प्रोबेबिलिटी यानी कि कॉलरिज ने, और दूसरा जो है बकरियों की तरह मिमियाता है यानी कि वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड्सवर्थ की कविताओं को उबाऊ कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट टाइटल डिड सैमुअल टेलर कॉलरिज ओरिजिनली गिव टू हिज पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए ये कॉलरिज का ही है, टू विलियम वर्ड्सवर्थ। इसमें जब ये पोएम पब्लिश हुई थी तो ओरिजिनल इसका टाइटल क्या था। द प्रिल्यूड था कि सिबली लाइन, लीव्स था कि कॉन्सिक्रेट ट्रूथ था कि डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पोइट्री था, क्या था। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या, इसका मूल जो टाइटल था ना, ओरिजिनल टाइटल था सिबली लाइन लीव्स। ठीक है, सिबिल लाइन लीव्स यही था, ध्यान रखना इसको। ठीक है, ओके। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोस्त थे और इस टाइटल का अर्थ था कि भविष्यवाणियों जैसे रहस्यमय पत्ते, यानी कि कॉलरिज वर्ड्सवर्थ की कविताओं को एक भविष्यदर्शी दृष्टिकोण से देखते थे, वर्ड्सवर्थ की पोयम को। तो ये याद रखना है, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, इसका ओरिजिनल टाइटल यही है। इन हिज पोयम प्रेजिंग वर्ड्सवर्थ विच फ्रेजेस डिड कॉलरिज यूज टू डिस्क्राइब हिम। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अपने पोयम वर्ड्सवर्थ में कौन से फ्रेज को कॉलरिज ने उनके लिए यूज़ किया था, यानी कि वर्ड्सवर्थ के लिए कौन सा फ्रेज यूज़ किया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रेंड ऑफ द वॉइस एंड टीचर ऑफ द गॉड।
ठीक है, इन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्या माना था, वॉइस माना था, गॉड टीचर माना था, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, मतलब वो कहते थे कि वो आवाज़ के मित्र हैं और अच्छाई के शिक्षक हैं। वो वर्ड्सवर्थ को क्या मानते थे, नैतिक शिक्षक, नैतिक मूल्यों का कवि मानते थे, समाज को दिशा दिखाने वाला बताए थे उन्होंने कि ऐसे ही वो एक शिक्षक है। व्हाट डिड कार्लेस बारका क्लेम अबाउट वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1800? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को किसने अ डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पोइट्री कहा है? सॉरी, हाँ यही तो है। ठीक है, सॉरी मैंने पूरा आंसर ही बता दिया। व्हाट डिड कार्लेस बारका क्लेम अबाउट वर्ड्सवर्थ प्रीफेस द लिरिकल बैलेट्स? तो क्या कहा कार्लेस बारका ने वर्ड्सवर्थ के प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स को क्या कहा है? तो अ डिक्लेरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पोइट्री कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु रिमार्क दैट नो लिविंग इंग्लिश राइटर नॉट D.H. लॉरेंस नॉर H.G. वेल्स नॉर E.M. फॉस्टर नॉर वर्जीनिया वुल्फ हैड द प्रेस्टीज द पावर एंड द पब्लिक ही हैड एट द टाइम ऑफ गोल्सवर्दी डेथ? तो किसने ये कहा है? ठीक है, अब हम गोल्सवर्दी पे आ गए हैं। 20 क्वेश्चन और रह गए ना, 15 क्वेश्चन और रह गए, जल्दी से कर लेते हैं। अब हम गोल्सवर्दी पे आ गए हैं। ये किसने कहा है? सैनफोर्ड ने कहा है, ये याद रखना है। ठीक है, सैनफोर्ड ने गोल्सवर्दी के डेथ के समय ये बात कही थी। ओके, तो यहाँ पे इतने सारे राइटर की वो कंपैरिजन कर रहे हैं, चाहे D.H. लॉरेंस हो, H.G. वेल्स हो, E.M. फॉस्टर और वर्जीनिया वुल्फ हो। गोल्सवर्दी जितना सम्मान इनके पास नहीं था जितना सम्मान गोल्सवर्दी के पास था, जितना सम्मान प्रभाव था। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु डिस्क्राइब जॉन गोल्सवर्दी एज द लास्ट ऑफ द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट? तो किसने गोल्सवर्दी को द लास्ट ऑफ विक्टोरियन नॉवेलिस्ट के रूप में डिस्क्राइब किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेविड डचेस, इन्होंने ही डिस्क्राइब किया है, ये ध्यान रखना है। इनका मानना था कि गोल्सवर्दी जो है ये ऑल्दो ये 20वीं सेंचुरी में लिख रहे थे, लेकिन उनकी जो शैली है, नैतिकता है, सामाजिक चित्रण है, वो विक्टोरियन एज की परंपरा को बनाए रखता है, इसलिए उन्हें विक्टोरियन एज के आखिरी नॉवेलिस्ट कहा गया। What did D.H. Lawrence say about the man of property in study of Thomas Hardy and other essays? तो D.H. Lawrence ने the man of property को क्या कहा, कहाँ पे? in the study Thomas Hardy and other essays में। ठीक है, क्या कहा है तो बताना है। तो ये याद रखना है, it is the ultimate satire on modern humanity done with sincere creative passion। ठीक है, ये इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। व्हाट डिड D.H. लॉरेंस कॉल गोल्सवर्दी अ लिटिल ड्रीम इन 1911? तो D.H. लॉरेंस ने गोल्सवर्दी के अ लिटिल ड्रीम को क्या कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या कहा है? रादर गुड दो अ बिट मैकेनिकल, ये कहा है। ठीक है, किसे? अ लिटिल ड्रीम को, जो गोल्सवर्दी का था। मतलब उन्होंने अच्छा माना, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि थोड़ा सा ये मैकेनिकल लगा मुझे, इसमें भावुकता की, स्वाभाविकता की कमी है, इसलिए मैकेनिकल लगा। व्हाट डिड A.E. विल्सन से अबाउट गोल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो आपके A.E. विल्सन है, गोल्सवर्दी के जो प्ले है स्ट्राइफ को क्या कहते हैं? स्ट्राइफ क्या उनको लगा, कैसे लगा? उन्होंने स्ट्राइफ पढ़ा तो कैसा उनको लगा? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेनस एंड रिमार्केबल ड्रामाज ऑफ मॉडर्न टाइम्स। ठीक है, याद रखना है। इस स्टेटमेंट का मतलब यह है, जो स्ट्राइफ है अपने समय के सबसे गंभीर प्रभावशाली प्लेज में से एक था, जो लेबर्स और मालिकों के संघर्ष को दिखाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, एक मिनट। 1913 इन 1913 व्हाट डिड D.H. लॉरेंस से अबाउट हिज डिजायर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम गोल्सवर्दी इन्फ्लुएंस? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 1913 में D.H. लॉरेंस ने क्या कहा कि गोल्सवर्दी के जो इन्फ्लुएंस है उसको तोड़ दिया, तोड़ने की इच्छा इन्होंने की। क्या कहे कि? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वी हैव टू हेट आवर इमीडिएट प्रीडिसेसर्स टू गेट फ्री फ्रॉम दियर अथॉरिटी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। वी हैव टू हेट आवर इमीडिएट प्रीडिसेसर्स टू गेट फ्री फ्रॉम दियर अथॉरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने कही थी, क्योंकि इनका मानना था लॉरेंस का कि गोल्सवर्दी जैसे लेखक अपने प्रीडिसेसर्स से स्वतंत्रता पाने के लिए उन्हें आलोचना के कटघरे में खड़ा करते हैं। वो मानते थे कि नया लिटरेचर तभी जन्म लेता है जब पुराने लेखक के प्रभाव खत्म हो जाते हैं। यानी कि आप नया लिटरेचर अगर लिखोगे तो जो पुराने लेखक हैं उनके प्रभाव को पहले खत्म करना पड़ेगा। हाउ डिड D.H. लॉरेंस डिस्क्राइब स्ट्राइफ इन हिज प्रीफेस टू टच एंड गो? तो D.H. लॉरेंस ने स्ट्राइफ को कैसे डिस्क्राइब किया है अपने प्रीफेस टू टच एंड गो में, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा रादर बॉनी ब्लडनेस ड्रामा मेलोड्रामेटिक एंड सेंटिमेंटल। इनको ऐसा लगा स्ट्राइफ। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। एक तीखा व्यंग था, ये याद रखना है। लॉरेंस का मानना था कि स्ट्राइफ में ना भावनात्मक गहराई की कमी है, इसमें बहुत ही सूखा, ब्लडहीन
मतलब ब्लडलेस ड्रामा लगा मुझे, नाटकीय बनावट से भरपूर लगा, जो केवल नियमों के अनुसार पर रचा गया एक नाटक है। ऐसा लगता नहीं है इसमें मेलोड्रामेटिक है, ऐसा लगता नहीं है कि इसमें कुछ रियल दिखाया गया, ऐसा लग रहा है सिर्फ बनावटी पूरा है। हाउ डिड D.H. लॉरेंस डिस्क्राइब गोल्सवर्दी पोर्ट्रेल ऑफ द स्ट्राइक सिचुएशन इन द प्लेज 1919? ऐसा लग रहा है यही पीछे पड़े थे गोल्सवर्दी के, है ना। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि लॉरेंस ने गोल्सवर्दी के स्ट्राइक सिचुएशन की प्रेजेंट को क्या कहा है, स्ट्राइक सिचुएशन का, जो इन्होंने स्ट्राइक सिचुएशन पोर्ट्रेट किया था उसको क्या कहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ मेडूसा हेड दैट टर्न्स टू स्टोन। ठीक है, ये एक सटायर था, मतलब मेडूसा का सिर आमतौर पर पत्थर में बदलने का प्रतीक होता है, लेकिन यहाँ पे लॉरेंस कहते हैं कि गोल्सवर्दी का जो प्रस्तुति है वो पत्थर में नहीं बल्कि चिपचिपे मीठे शरबत यानी कि ट्रेचल, ठीक है, ट्रेकल में बदल जाती है। यानी कि उनका जो प्रभाव वो शक्तिशाली नहीं बल्कि कमजोर भाव उबाऊ हो जाता है, उनका जो प्रभाव उनके वर्क में जो दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी एंड अदर एसेज हाउ डिड D.H. लॉरेंस क्रिटिसाइज गोल्सवर्दी कैरेक्टर्स? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉरेंस ने इन स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी एंड अदर एसेज में D.H. लॉरेंस ने गोल्सवर्दी के कैरेक्टर को कैसे क्रिटिसाइज किया है, क्या कहा है, कहे ये है कि ऑल डिटरमाइंड बाय मनी एंड नॉट एन इंडिविजुअल सोल अमंग देम। मतलब कहने का मतलब है गोल्सवर्दी का जो कैरेक्टर है केवल पैसे और संपत्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, उसमें कोई व्यक्तिगत आत्मा या गहराई नहीं है, सिर्फ पूंजीवादी जो समाज की आलोचना है जहां मानवीय पहचान खो जाती है पैसे के आगे। व्हाट डिड D.H. लॉरेंस से अबाउट गोल्सवर्दी नॉवेल्स इन स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी एंड अदर एसेज? तो ये इनका वर्क है D.H. लॉरेंस का, इसमें इन्होंने बहुत सारे बुराई की हैं, क्रिटिसाइज किया है इनके वर्क को लेकर। तो गोल्सवर्दी के नॉवल के बारे में D.H. लॉरेंस ने क्या कहा है कि इनका नॉवल कैसा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, दे कंटेन दोज हु फियर लाइफ एंड कैन नॉट डाई बिकॉज दे कैन नॉट लिव। इनके कैरेक्टर को कैसे ये देखते हैं जो आपके लॉरेंस हैं। लॉरेंस का मानना था कि गोल्सवर्दी के जो कैरेक्टर हैं वो जीवन से डरते हैं, वे ना तो सही से जी पाते हैं ना ही मर पाते हैं क्योंकि उनका जीवन आंतरिक रूप से खोखला है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेड इवन दोज कैरेक्टर्स हु रेबल अगेंस्ट अ वर्ल्ड इन विच मनी इज द कंट्रोलिंग प्रिंसिपल आर ओनली कन्फर्मिंग दैट प्रिंसिपल थ्रू कॉन्ट्राडिक्शन। ये किसने कहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये किसने कहा है, तो राइट आंसर डेविड एलिस। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, अकॉर्डिंग टू D.H. लॉरेंस इन pornography and obscenity what type of audience did Goldsworthy books appeal to? ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि D.H. लॉरेंस ने पोर्नोग्राफी और ऑब्सैनिटी व्हाट टाइप ऑडियंस डिड गोल्सवर्दी बुक्स अपील। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, माइनॉरिटी पब्लिक फ्रॉम फॉर हुम दे आर फॉर मोर पोर्नोग्राफिकल दैन द डेकामेरॉन। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि D.H. लॉरेंस ने पोर्नोग्राफी और ऑब्सैनिटी में गोल्सवर्दी की जो पुस्तक हैं, उनके जो रीडर हैं, पुस्तकों के जो रीडर हैं, उनको एक अल्पसंख्यक वर्ग कहा है, एक माइनॉरिटी पब्लिक कहा है, जिसके लिए ये पुस्तकें कैसी लगती हैं, डेकामेरॉन से भी अधिक पोर्नोग्राफिकल लगती है इनकी पुस्तकें। ठीक है, मतलब D.H. लॉरेंस को ना गोल्सवर्दी की राइटिंग को ना बाहरी रूप से वो देखते थे, उनको पसंद नहीं थी। व्हाट डिड वर्जीनिया वुल्फ नोट इन हर डायरी अबाउट जॉन गोल्सवर्दी आफ्टर हिज डेथ इन 1933? यहाँ पे बताना है वर्जीनिया वुल्फ ने 1933 में गोल्सवर्दी के डेथ के बाद अपनी डायरी में क्या लिखा। गोल्सवर्दी के बारे में ही लिखा, उनके डेथ के बाद अपनी डायरी में क्या लिखा गोल्सवर्दी के बारे में। तो राइट आंसर हो जाएगा दैट स्टार्क मैन लाइज डेड। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, इतना ही पूछ लिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब कभी समझेंगे, आज तो हम सिर्फ क्वेश्चन में लिए हैं और ज़्यादा मैं वीडियो लेंदी नहीं करना चाहती। हाउ डिड वर्जीनिया वुल्फ डिस्क्राइब गोल्सवर्दी इन मॉडर्न फिक्शन? तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वर्जीनिया वुल्फ ने गोल्सवर्दी को मॉडर्न फिक्शन में कैसे डिस्क्राइब किया है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ मटेरियलिस्ट हुज कैरेक्टर्स आर ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ द आर। ठीक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। मतलब इनका कहना ये था कि इनके जो कैरेक्टर है ना, वो आंतरिक जीवन से रहित हैं, केवल सामाजिक रूप से बनाए गए ढांचे में फिट होते हैं बस। उल्फ की इस बात की आलोचना थी, गोल्सवर्दी की स्टोरी में ना बहुत आत्मिक गूढ़ साहित्यिक गुणवत्ता नहीं मिलती हमें देखने को। नेक्स्ट पे आएंगे, हु सेड शॉ कैन नॉट रियली डिवाइड हिज माइंड एंड लेट द टू पार्ट्स स्पीक इंडिपेंडेंटली, वी मस्ट गो टू इप्सन आर गोल्सवर्दी। किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेस्टरटन ने कहा है। ठीक है,
चेस्टरटन ने कहा है कि जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपने दिमाग के दो हिस्सों को स्वतंत्र रूप से नहीं बांट सकते, यानी विचार और भावनाएं एक साथ नहीं चलती। इसके लिए हमें इब्सन या गोल्सवर्दी की ओर देखना चाहिए, ठीक, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, विचार और भावनाएं एक साथ चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अकॉर्डिंग टू AC वॉर्ड, व्हाट इमोशन सबटली इन्फ्लुएंस्ड गोल्सवर्दी वर्क डिस्पाइट हिज अटेम्प्ट एट इम्पार्शलिटी। AC वॉर्ड ने कहा कि गोल्सवर्दी भले ही इम्पार्शलिटी बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन उनकी राइटिंग में एक सूक्ष्म भावना बार बार उभरती है, जिसे वो क्या कहते हैं, द कल्ट ऑफ द अंडरडॉग। इतना भी पूछ लिया जाएगा, जिसे उन्होंने द कल्ट ऑफ अंडरडॉग कहा है। इट मीन्स गोल्सवर्दी के अक्सर कमज़ोर, पीड़ित और शोषित वर्ग के पक्ष में झुकाव दिखते हैं। मतलब जब भी आप उनके प्ले में देखोगे, जो कमज़ोर कैरेक्टर होगा, जो पीड़ित कैरेक्टर होगा, जो शोषित वर्ग की क्लास में जो कैरेक्टर होंगे, वो उनसे ज़्यादा सिंपैथी रखते हैं ना गोल्सवर्दी, सहानुभूति उनकी उधरी रहती है। तो ये चीज़ें उन्होंने कहा है। अच्छा, और भी है, चलिए 4 क्वेश्चन और होंगे। व्हाट डिड अल्बर्ट प्रेज इन गोल्सवर्दी वर्क्स। तो अल्बर्ट ने गोल्सवर्दी के वर्क की प्रेज की थी गोल्सवर्दी के वर्क के बारे में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, हिज साइकोलॉजिकल इंसाइट एंड नेचुरल डायलॉग। ठीक है, अल्बर्ट ने गोल्सवर्दी की रचनाओं में उनके मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और उनके नेचुरल डायलॉग की सराहना की है। उनका मतलब है कि उनके जो कैरेक्टर हैं वो डायलॉग और आंतरिक संघर्ष के एकदम रियलिस्ट दिखते हैं। ऐसा लगता है ना कि जो उनके कैरेक्टर है, जो उनका संघर्ष है, जो उनका डायलॉग है, वो स्वाभाविक लगता है, एकदम रियलिज्म लगता है। नेक्स्ट पे आएंगे, हाउ डिड वॉल्टर एलन डिस्क्राइब द 4 साइड कैरेक्टर्स इन द इंग्लिश नॉवल। तो वॉल्टर एलन ने 4 साइड कैरेक्टर को इन द इंग्लिश नॉवल में कैसे डिस्क्राइब किया है, ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैथेटिक इंडिविजुअल्स इनक्रस्टेड विद प्रॉपर्टी ओनली हाफ अलाइव, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये था कि गोल्सवर्दी के कैरेक्टर इतने अधिक संपत्ति और भौतिकवादी से बंधे हुए कि पूरी तरह से वो जीवित महसूस नहीं करते। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट फ्रेज डिड जॉर्ज ऑरवेल क्वाइन इन हिज एसे बुक शॉप मेमोरीज टू डिस्क्राइब गोल्सवर्दी वर्क। ठीक है, यहाँ पे बताना है जॉर्ज ऑरवेल ने अपने एसे बुक शॉप मेमोरीज में गोल्सवर्दी के वर्क को क्या कहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल्सवर्दी एंड वाटर स्टफ्ड। इतना ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाउ डिड F.T. कूपर डिस्क्राइब द कंट्री हाउस बाय गोल्सवर्दी। तो F.T. कूपर ने द कंट्री हाउस को कैसे डिस्क्राइब किया है, इनका जो वर्क है कंट्री हाउस कैसे डिस्क्राइब किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अ टेल ऑफ ह्यूमन फ्रैलिटी स्टडीड लाइक अ जम कल्चर के रूप में किया है F.T. कूपर ने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर इसी पे एंड करते हैं। इतना ही था, मैंने पूरा 100 यहाँ पे कवर कर दिया है। चलिए 100 कवर कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन ये पेड PDF है, ये थ्योरी है। थोड़ा सा PDF के बारे में जान लेते हैं। ये थ्योरी है और ये ग्रामर का है, ये PGT वालों के लिए है, 1 लाइनर है और प्रैक्टिस के लिए अच्छा रहेगा ये। और ये तीनों प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, TGT का प्रैक्टिस के लिए है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके ले सकता है। ओके, वैसे तो अब TGT में टाइम बहुत कम है, बट अगर कर सकते हो तो ये ले सकते हो। आगे की पढ़ाई के लिए भी ये थ्योरी की PDF है, ले सकते हो। ये ग्रामर की PDF है। PGT वालों के लिए भी तो टाइम बहुत है, तो आप ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके PDF ले सकते हो। ये सारे प्रैक्टिस है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कैसा लगा। आप लोग की वजह से मैंने एक्सप्लेन बहुत कम किया है, एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर भी कोटेशन था तो एक्सप्लेन तो करना ही पड़ता है ना। कितना भी हम इग्नोर कर लें, एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा। वीडियो लेंदी ना हो जाए इस वजह से एक्सप्लेन भी उतना नहीं किया, लेकिन तब भी कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।